Minister for Power. Thank you, Vice Chairman Saab. Now that we have discussed enough about the world, I think it's time we discussed about Mother India. And therefore, I'm very privileged, sir, that you have given me this opportunity to conclude the very important discussion on the power sector, which started yesterday. We had nearly 28 honorable members participating in the discussion. And at the outset, must mention that it was indeed a privilege to know the concern of the members, to hear their very, very valuable suggestions, and also for a new minister like me who's only been in office for 67 days, it was very redeeming to see the interest that this sector has amongst all sections of the house. मुझे बहुत खुशी इस बात की भी है कि सदन ने इस विषय के ऊपर राजनीति नहीं खेली। सदन ने साधारणतः इस विषय को एक गंभीर मसले की तरह देखा, इस विषय को देश हित और जनहित के साथ जोड़ा, और मुझे लगता है सदन, पूरे सदन की भावना ये थी कि मेरा सहयोग करे, मुझे अच्छे सुझाव दें, मेरे काम में कैसे मैं और गति ला सकूं, उसके प्रति आप सबके सुझाव मैंने बहुत गंभीरता से सुने हैं, नोट किए हैं, और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है और जो हम सबको कार्यान्वित करने के लिए एक जनता ने मौका दिया है, जनता ने हमारे ऊपर उम्मीद रखी है, विश्वास रखा है, उसको हमारी सरकार, एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में पूरी अच्छी तरीके से कार्यान्वित करेगी, उसके लिए हम वचनबद्ध हैं। शुरू में जब डिबेट शुरू हुई थी तो डॉक्टर साहनी ने कुछ अंधेरे की बात की थी। वैसे तो डॉक्टर साहब अंधेरा कुछ ज़्यादा आपके क्षेत्र में ज़्यादा है बाकी प्रदेशों से, बाकी देश से, कुछ शायद आपकी कविता में आपके खुद की समस्या भी झलकी थी, आपके दल की। आपने कहा अंधेरे में आ गए हम, यहाँ जाए जिंदगी, यहाँ जवां जिंदगी की। मैं समझ सकता हूँ, जवां जिंदगी में जब पूरी जनता ने आपका हाथ छोड़ दिया तो आपके लिए अंधेरा जरा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन थोड़ा टेक इट इन द लाइटर स्पिरिट त्यागी जी, टेक इट इन अ लाइटर स्पिरिट। पार्टियां की तरीके से अपनी बात रखी, चलिए उस तरह से इतनी एरोगेंस, चलिए त्यागी जी, एरोगेंस जरा भी नहीं है। मैं थोड़ा लाइटर आदमी है, आप वर्ल्ड ट्रेड के बाद मैं थोड़ा लाइटर मूड करना चाहता था, लेकिन हमें इस अंधेरे में भी एक जो किरण दिखती है वो हमारे परम पूजनीय नेता, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो आपके भी बहुत निकट हैं, उनके कविता, मैंने वही तो, आपके भी बहुत निकट हैं, उनकी कविता से हम प्रेरणा लेते हैं। और उन्होंने कहा था चाहे कितना भी अंधेरा हो, चाहे कितने भी दिक्कतों से, संकटों से हमें जूझना पड़े, और चाहे देश के सामने समस्याएं गहरी हैं, उसमें भी उन्होंने कहा आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। मैं ज्यादा पंक्तियां नहीं, एक और स्टैंजा पढ़ूंगा और उसका सिग्निफिकेंस इस डिस्कशन के साथ जोड़ूंगा। हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोहजाल में आने वाला कल ना भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। और वास्तव में वाजपेयी जी ने एक तरीके से ये सार था उनका कि कितनी भी संकटें हों, और आज देश में जरूर संकट है, बिजली की समस्या बहुत गहरी है, शायद इस पे चुनाव भी जीते हारे जाते हैं बिजली के संकट पे, लेकिन उन्होंने जो संकेत दिया उसमें अगर एक एक शब्द, एक एक पंक्ति को देखें
तो ये ध्यान में आता है कि देश में कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, कितना देश में साहस है इन मुश्किलों का सामना करने के लिए, टू ओवरकम दीज डिफिकल्टीज। और मैं आज कोशिश करूंगा, क्या मुझे मिला, क्या मैं कर रहा हूं और आगे की मेरी क्या कल्पना है, इस विषय को थोड़ा विस्तार से सदन के साथ शेयर करना चाहूंगा। सदन का आशीर्वाद भी चाहूंगा, मेरे काम में सहयोग भी चाहूंगा, और सदन के सुझाव मुझे मिलते रहे आगे भी चल के, चाहे सदन में मिले चाहे अलग से मुझे मिल के मिले, उस उम्मीद में मैं अपनी बात आज यहाँ पे रखना चाहूंगा। वैसे तो बुदानिया जी ने थोड़ा बहुत मेरे ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा मैंने राजनीति में बहुत जल्द छलांग लगाई। बुदानिया जी, छलांग लगाने के लिए मुझे करीब करीब 26 वर्ष लगे। मैंने 84 में राजनीतिक काम शुरू किया था। से लेकर के मैं अब तक काम कर रहा हूं, लेकिन आपने एक झटके में मारा उधर तो मैंने की बात कही। फर्क यह है कि हमारे पक्ष में हमें काम शुरू करना पड़ता है गली मोहल्ले में, हमें पोस्टर लगाना पड़ता है। कितना भी पारिवारिक संबंध हो, परिवार का स्थान हो, राजनीति में हमारी पार्टी में कोशिश रहती है कि लोग काम करें, जनता से जुड़ें, पोस्टर लगाएं। माँ घर पे लई बनाती है तो हमको जाके पोस्टर चिपकाना पड़ता था। आजकल आचार संहिता में पोस्टर का जमाना खत्म हो गया, नहीं तो हम खड़े रह के देखते थे बैनर ठीक लग रहा है, टेढ़ा लग रहा है, ऊंचा है, नीचा है। ऐसे करते करते 1986 से 86 से राजनीति पे छोटे छोटे कदम लेके यहाँ पहुंचा। मेरी माँ ने राजनीति छोड़ी 2004 में, पिताजी नहीं रहे 2008 में। उसके बाद मुझे पार्टी ने यहाँ आने का मौका दिया। तो कोई राजनीतिक परिवार या परिवारवाद के सहारे नहीं आया, इसलिए 26 वर्ष लगे। कोई जल्द छलांग नहीं लगाई, काम कर करके छलांग लगाई। प्लीज प्लीज। हमारे मित्र प्रफुल्ल भाई पटेल ने बहुत सारे विषय उठाए। उन्होंने कहा कि कुछ लेगेसी इश्यूज हैं, कुछ लेगेसी इश्यूज मुझे विरासत में मिले जब मैंने भार संभाला। उन लेगेसी इश्यूज पे भी थोड़ा बहुत मैं ध्यान आकर्षित करूंगा सदन का। लेकिन एक सबसे विचित्र जो लेगेसी इश्यू मुझे मिला, छोटी सी बात है लेकिन बड़ी विचित्र, मैं अभी तक उससे जूझ रहा हूं। पिछले दिनों कुछ ऐसा संकट था देश में कि कोयला कम था 2-3-4 साल से। पर्यावरण हो या देश की कुछ कोयले के खादान को देने में कुछ विषयों के ऊपर जांच हुई, उसमें कोर्ट कचहरी का मामला हुआ। उस वजह से कोयला कम होने के कारण सरकार ने ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट किया है जिसको अंग्रेजी में चिकन एंड एग स्टोरी बोलते हैं। आज परिस्थिति ऐसी है कि कोई पावर प्लांट है, उसको अगर कोयला चाहिए तो बोलते हैं पहले पीपीए लेके आओ, पावर परचेज एग्रीमेंट। कोई ना कोई राज्य या डिस्कॉम के पास से पावर परचेज एग्रीमेंट लेके आओ। और जब वो पावर परचेज एग्रीमेंट के लिए जाता है तो उसे पता चलता है सिर्फ केस 1 बिडिंग ही अलाउड है। और केस 1 बिडिंग की गाइडलाइन में लिखा है कि अगर आपको बिड करना है केस 1 बिडिंग में तो पहले कोयला दिखाओ, कोयला कहाँ है। तो आज परिस्थिति ऐसी है कि देश में कई ऐसे प्लांट हैं जिसके पास ना तो कोयला है ना उसके पास कोई खरीदार है, बस पड़े हैं, बैंकों में एनपीए बढ़ते जा रहे हैं और ये कई वर्षों से सिलसिला चलते जा रहे हैं। अब उसका क्या राष्ट्र के अर्थव्यवस्था पे असर होगा, क्या बैंकों पे असर होगा, वो तो आप सभी समझ सकते हैं। आखिर ये सब जो प्लांट्स हैं ये अगर उत्पादन करते तो शायद आपके सबके कॉन्स्टिट्यूएंसीज और राज्य में शायद बिजली की समस्या भी हल हो सकती थी। और इस प्रकार से जब मैं आपको बताऊंगा कितने प्लांट्स, कितने मेगावाट प्लांट्स किस प्रकार से अटके हुए हैं और मैं वो गाइडलाइंस भी लेके आया हूं। हाउ द स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट्स डोंट अलाउ यू टू बिड अनलेस यू हैव कंसेंट ऑफ कोल इंडिया फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट एंड देन एज पर डायरेक्टिव्स इश्यूड टू CIL, supply of coal will only be available when you have a long term PPA.
तो ये परिस्थिति में हमने सरकार ने कारोबार संभाला। खैर मुझे पूरा उम्मीद है कि हम इन सब चीज़ों को सुलझाएंगे। हमारे बहुत वरिष्ठ सदस्य अनु आगा जी ने मुझे उनके पतिदेव ने 20 वर्ष पहले 19 वर्ष पहले कुछ टॉक दी थी, द पावर स्ट्रगल अ सेनर ऑल्टरनेटिव। कल ही उन्होंने मुझे दी, मैं पढ़ रहा था और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि 20 वर्ष बाद भी हम कहाँ खड़े हैं। इसके 3 मुख्य अंग हैं। एक, इनके पति जी ने कहा था कि प्लांट्स जो पुराने हो जाते हैं, उनके कोयले की कंजम्पशन बढ़ती है, एफिशिएंसी खराब हो जाती है, क्यों ना जो 20 साल से अधिक पुराने प्लांट हैं उनको रिफर्बिश करें, रिप्लेस करें। और जब मैंने भार संभाला तो मैंने पाया कि प्लांट कितना भी पुराना हो, आप उसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि कोल लिंकेज नहीं मिलेगा नए प्लांट को। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने मुझे तीनों मंत्रालय का भार दिया, पावर, कोल और रिन्यूएबल एनर्जी। उसकी वजह से थोड़े बहुत दिक्कतें भी, जो साइलोज में सरकार चलती है, अलग अलग डिपार्टमेंट एक दूसरे से कागज पत्री पे ही बात करते हैं, उसके बदले एक नया आवाम शुरू किया है कि हम सब मिलजुल के कैसे सब डिपार्टमेंट एकजुट होकर देश की समस्याओं का हल निकालें। जब ये विषय मेरे संज्ञान में आया था कुछ दिनों पहले, तो हमने तुरंत निर्देश दिया है और वो अप्रूव किया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने कि जो भी पावर प्लांट 25 वर्ष से अधिक पुराना हो गया हो, उसको पूरी छूट ऑटोमेटिकली मिलेगी कि वो नियरेस्ट हायर कैपेसिटी, जो सुपर क्रिटिकल मॉडर्न प्लांट्स होते हैं थर्मल, उस कैपेसिटी का प्लांट लगा सकते हैं और ऑटोमेटिक कोल लिंकेज ट्रांसफर होगी। ऑटोमेटिक कोल लिंकेज बढ़ भी जाएगी क्योंकि जब प्लांट ज़्यादा एफिशिएंट होगा, ज़्यादा बड़े कैपेसिटी का होगा, तो स्वाभाविक है कोयला ज़्यादा लगेगा। ऑटोमेटिक अप्रूवल फॉर अ हायर कैपेसिटी अप टू 50% हायर, उसका कोयला ऑटोमेटिक। और जब तक नया प्लांट नहीं लगता है, आप पुराना प्लांट चलाइए, जिस दिन नया प्लांट को फायर करो उसी दिन आपको पुराना प्लांट बंद करना पड़ेगा। और 50% से अधिक भी हो, अप टू 50% कैपेसिटी बढ़े, तो भी हमें पूरी छूट देगी सरकार कि आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। मैं समझता हूँ इस कदम से देश में एफिशिएंसी और पर्यावरण दोनों में सुधार आने की बहुत अच्छी योजना बनेगी। दूसरी एक बात इसमें लिखी थी, टाइम ऑफ डे टैरिफ्स। उन्होंने समझाया था कि अगर अलग अलग समय का टैरिफ अलग हो, तो आज देश में सर ऐसी सिचुएशन है कि रात को बिजली अधिक है, रात की बिजली सस्ती है, कोई खरीदार नहीं है, और दिन में पीक आवर में लोड ज़्यादा है और बिजली की समस्या है। तो अभी दिल्ली ने एक रिसेंट टैरिफ ऑर्डर में इंट्रोड्यूस किया, 3 राज्यों ने अभी तक इंट्रोड्यूस किया है टाइम ऑफ डे टैरिफ। उससे संभावना है कि पीक लोड लगभग 15% गिर सकता है और रात में जो बिजली वेस्ट हो रही है वो अच्छी तरीके से इस्तेमाल हो सकती है। तो मैं टाइम ऑफ डे टैरिफ, जिससे घरों में भी, उद्योग में भी बिजली ज़्यादा मिल सके, इसको और ज़्यादा बल देने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं अपने अपने राज्य में। ये टैरिफ आपके स्टेट सब्जेक्ट है, मेरे हाथ में नहीं है। वैसे तो ऊर्जा ही कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, मेरे हाथ में जितना हो सकता है मैं करूंगा, लेकिन उसमें राज्यों की सहायता, सहयोग और एक मिलजुल के काम करने का बहुत बड़ा रोल रहेगा। और तीसरा उन्होंने बात की थी डिमांड साइड मैनेजमेंट। जो बिजली आज उत्पादन होती है, क्या वो अच्छे स्वरूप में इस्तेमाल होती है या उसमें वेस्ट है? एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी कंजर्वेशन एक ऐसा विषय है जिसको मैंने 10, 15, 20 साल में कभी चर्चा में सुना ही नहीं। मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो रूम से बाहर निकलते हुए माँ बाप बोलते थे लाइट बंद करो, पंखा बंद करो। आज तो एसी भी 24 घंटे चलता है तो किसी को कोई चिंता नहीं है। तो हम एनर्जी एफिशिएंसी पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लेने जा रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन पे, उसकी भी चर्चा करूंगा। पर मैं ये बताना चाह रहा था कि 1995 में मिस्टर आगा, जो एक बड़े विख्यात इंडस्ट्रियलिस्ट है पुणे के, उनका ये पेपर जब उन्होंने कल मुझे दिया तो मुझे बड़ा हैरानी हुई कि इतनी ऑब्वियस चीज़ें 20-20 वर्ष तक इस देश में की नहीं जाती।
श्री अशोक गांगुली जी ने लो हैंगिंग फ्रूट्स की बात की। मैं उनकी बात से एकदम सहमत हूं और मेरे भी कार्य में आप पाएंगे कि मैंने जो इमीडिएट स्टेप्स ले सकता हूं इन्वेस्टमेंट्स को अनलॉक करने के लिए, उस पर ज़्यादा बल दिया है। जैसे वित्त मंत्री ने अपने बजट में आश्वासन दिया देश को, जितने पावर प्लांट 31 मार्च 2015 तक कमीशन हो जाएंगे उन सभी को कोयला देगी सरकार। और उसी के क्रम में हमने कई और डिसीजंस, जो लो हैंगिंग फ्रूट जो इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं उनको किस तरीके से और जल्द काम में लाना, उस पे हमने बल दिया है। वास्तव में जब फ्राइडे को डिबेट थी सुब्रमण्य रेड्डी जी के प्रस्ताव पे, तब बाडनोर वीपी सिंह बाडनोर जी ने कहा था 67 years आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया इज स्टिल एनर्जी स्टार्व्ड। एंड मैं उनकी बात से सहमत हूं कि अब समय आ गया है कि हम इस विषय को अक्रॉस पार्टी लाइंस, अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज तेजी से इस विषय पे झूंझे। और मुझे लगता है कि अगर हम सब मिलके, और मुझे राज्यों का भी सहायता मिलती है, तो हम 5 वर्ष के अंदर इस देश में हर घर में 24 घंटे 7 दिन बिजली हो, हर उद्योग को, हर ऑफिस को बिजली मिले और किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली अपने खेतों में मिले। इस प्रकार की एक संकल्प लेके आगे चलें तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबकी सहायता से इसको हम सपना नहीं लेकिन एक हकीकत में बना देंगे। अगर हमारा लक्ष्य 24 घंटे 7 दिन बिजली देने का है तो उसमें स्वाभाविक है कि जो 40 करोड़ भारत निवासी, 8 करोड़ 6 लाख घर आज भी बिजली से वंचित हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। हम आंकड़ों की बात करते हैं, मेरे पास भी मेरे डिपार्टमेंट ने डेटा दिया, सीए डेटा के सिर्फ 57,000 विलेजेस बिना बिजली के हैं। मैं भी बड़ा प्रसन्न हुआ सिर्फ 57,000, 6.5 लाख से। पर तब सर मालूम पड़ा कि हमारी कल्पना यह है कि अगर एक गांव में बिजली की तार पहुंच जाए और उस तार पहुंचने के बाद 10% घरों में बिजली पहुंच गई तो हम कहते हैं वो विलेज इलेक्ट्रीफाइड है। अब कब तक ये देश इस प्रकार से चलेगा कि हम अपने आप को ये कहते रहें कि भाई 10% घर। सर आपके 10 वर्ष के राज्य का ये कानून है। अगर आपको ज्यादा वाद विवाद करना है तो मेरे पास हर आपके एक काम के बारे में पूरे यहाँ पे डिटेल्स है। 10% घर अगर आपके विद्युत पा लेते हैं तो हम कहते हैं कि उसमें वो विलेज इलेक्ट्रीफाइड है। उसके बावजूद आज 40 करोड़ भारतवासी हैं जिनके घर में बिजली नहीं है। बात आपकी सच है। 8-10 घंटे बिजली ना होना तो नॉर्मल माना जाता है। कई राज्य तो ऐसा बोलते हैं कि बिजली गई नहीं, बिजली आई है। अब ये परिस्थिति मैंने 60 दिन में तो नहीं करी, ये परिस्थिति तो मुझे मिली है। अब इससे जूझने के लिए अगर इस सदन 247 मेंबरान के सदस्य में कोई कहता है कि मैं 67 डेज में इसको रिजॉल्व कर सकता हूं, तो आई एम हैप्पी टू एक्सचेंज प्लेसेस। इट वुड बी अ ब्रिलियंट प्रोपोजिशन फॉर, it is something like that movie we saw, sir, the chief minister of one day who will solve all the problems of the country. इसी क्रम में 2012 में पूरे देश में जो ग्रिड फेलियर पूरे देश ने देखा था, मेरे ख्याल से पूरे विश्व में इतना गंभीर ग्रिड फेलियर कभी भी नहीं हुआ जो 2012 में हुआ। It was the largest known blackout in world history. कई राज्य ऐसे हैं, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, असम, जहां पे डेफिसिट कुछ ज्यादा ही है। उत्तर प्रदेश, बिहार की चर्चा इससे नहीं कर रहा हूं क्योंकि शायद आगे और बहुत आने वाला है, लेकिन साथ ही साथ कई राज्य ऐसे हैं और हम उससे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। Is it true what you have There said? are many states. There are
Sir, I think we'll take this up at the end because I prefer to go by my floor. I will respond to Mr. But I am not yielding. इसी परिस्थिति में आज कई राज्य ऐसे हैं जैसे कि गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, जहां 24 घंटे बिजली हर घर को मिलती है। आज No, it will इन not go on राज्यों में record. भी Please, आखिर please, sir. 24 घंटे बिजली मिलने के पीछे कुछ ना कुछ उनका कार्य है। उन कार्यों में No, kindly hear me, please. अब मैंने जैसे ही कार्य संभाला तो मैं शुरू में गया गुजरात, और गुजरात पे मैंने समय दिया कि मैं सीखूं वहां से, हनुमत राव जी, कि please, किस प्रकार से Hear the 24 घंटे minister. बिजली If you want to have any clarification, you can raise it afterwards. कम अवधि में एक प्रदेश पूरा 24 घंटे बिजली हर घर को दे सकता है। साथ ही साथ आप अगर देखें तो पूरे गुजरात में कैसे कम No, अवधि में please, Mr. Bhattacharya, you already initiated the debate. Let him raise it after minister replies. Please sit down. Please sit down. कैसे कम अवधि You में can raise it after the minister's. 24 घंटे सातों Reply is दिन over. बिजली और बिना टैरिफ बढ़ाए। सर, कई राज्य तो बोलते हैं टैरिफ नहीं बढ़ा इसलिए हमारे नुकसान हो रहा है। गुजरात ने 12 वर्ष में सबसे कम टैरिफ बढ़ाया और उसके बावजूद उसके डिस्काउंट्स प्रॉफिट में गए। Vipul ji, please. इसीलिए जब गुजरात में मैं गया और वहां से सीखा किस प्रकार से 24 घंटे हर घर में बिजली जा सकती है, तब मैंने सभी राज्यों से अपील की कि आप लोग आके बात करें, हम आपके स्टेट में 24 घंटे बिजली कैसे दे सकते हैं उसकी योजना बनाएं। अभी तक मेरे पास राजस्थान, आंध्र प्रदेश और दिल्ली 3 ही राज्य ऐसे हैं जिन्होंने मेरे साथ चर्चा की, जिनके प्रतिनिधि मंडल मेरे पास आए, और सदन को खुशी होगी ये जान के कि इन तीनों राज्यों का कॉम्पोजिट प्लान, राजस्थान का क्या क्या करने की आवश्यकता है, आंध्र प्रदेश का क्या क्या करने की आवश्यकता है और दिल्ली का क्या क्या करने की आवश्यकता है, ये तीनों राज्यों में किस प्रकार No, से here- 24 घंटे बिजली मिले, No, please sit down. इसमें Please sit उनकी down. He तरफ is से telling पहल only the हुई। prospective plans are there. Hear him. और उनकी Please. पहल के ऊपर केंद्र सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप भी सब अपने राज्यों से बात करें, हमसे चर्चा करें। ऐसे बहुत सारे प्लान्स, बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम आप लोगों के प्रदेशों में भी मदद कर सकते हैं। अब बशर्ते वो हमसे बात करें, बशर्ते उसके ऊपर दोनों तरफ से मेहनत हो, दोनों तरफ के लोग उस काम में जुट जाएं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोल के माध्यम से टीएनडी लॉसेस कम करने की योजनाओं से, इक्विपमेंट अपग्रेड करने की योजनाओं से टेक्निकल फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकती है। आप लोग अपने अपने राज्यों की समस्या बतलाएं, अपने राज्य के मुख्यमंत्री या उनके प्रतिनिधि आए तो जरूर हल निकलेगा। नरेश अग्रवाल जी ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण विषय इसी हिसाब में हमसे जिक्र किए थे। एक तो उन्होंने कहा था राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में जब एस्केलेशन होता है तो सरकार क्यों नहीं देती है। सरकार की एक बजट है जिसमें से 90% सरकार देती है, स्टेट को तो सिर्फ 10% देना पड़ता है। अब उसमें एस्केलेशन ना हो, समय पे जमीन मिले, समय पे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो, वो तो वास्तव में स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो एस्केलेशन का प्रावधान नहीं है। मुझे लगता है हम सबको फोकस करना पड़ेगा हर एक प्रोजेक्ट को आउटकम बेस्ड बनाने के लिए, समय पे चीजें बने, कॉस्ट बजट में बने, उसका लाभ देश को ज्यादा होगा। उन्होंने एक पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड की बात की, 7,100 करोड़ रुपए उसमें इकट्ठे हुए हैं। ये बेसिकली वो पैसा है जो पेनल्टी के रूप में जब कोई डिस्कॉम या जब कोई स्टेट प्रॉपर फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नहीं करते हैं उसका पैसा जमा है। उसके गाइडलाइंस हमने बना लिए हैं
कई वर्षों से बने नहीं थे, अब प्लेस दे आर इन प्लेस। और अब ये स्टेट्स और यूटिलिटीज जो भी प्रोजेक्ट लेके आएंगी उसमें सिस्टम अपग्रेडेशन, ग्रिड सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाएगा। आप सबसे दरख्वास्त है कि आप इसके बारे में प्रपोजल्स लेके पावर मिनिस्ट्री में आइए। एक विषय उन्होंने गाडगिल फॉर्मूला का भी कहा। सर, गाडगिल फॉर्मूला चौथी प्लान में बना था। मैंने स्वयं जब मेरे सामने आया, मैंने कहा 12वीं प्लान चल रही है, इसको फिर से पुनः विचार करना चाहिए। तब डिपार्टमेंट के लोगों ने कहा सर ये बात मत खोलिए, आज देश में सेंटर, स्टेट्स, इंटर स्टेट बहुत सारे और डिस्प्यूट्स हैं, एक और डिस्प्यूट मत खोलिए, इट विल बी ओपनिंग अ पेंडोरास बॉक्स। फिर भी अगर सभी राज्य मानते हैं कि इस पे पुनः विचार होना चाहिए और इस पे झगड़ा ना करते हुए You can clarify. अगर सभी राज्य Let the तैयार हैं, minister complete तो मैं his इस पे reply, पुनः please. विचार करने के लिए Please, पूरी you will be तरीके given से chance तैयार for हूं। clarification. और मेरी तरफ से आई डोंट हैव एन ऑस्ट्रिच लाइक अप्रोच, आई एम ओपन टू ऑल आइडियाज, आई एम ओपन टू ऑल सजेशंस। शुड यू ऑल डिसाइड, all the 29 states and Delhi, 30 states, decide that this should be revisited, I have an open mind, but I just pray and wish it does not lead to more discontent or misunderstandings among states. एक और विषय नरेश जी ने बताया था अबाउट गारंटीज कि पीपीए इज नॉट पॉसिबल क्योंकि बैंक लोन नहीं देते हैं वगैरह। मैंने पहले भी बताया, आज तो परिस्थिति ऐसी है, लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट फंसे हुए हैं। बैंक वालों से मैं किस मुंह से बोलूं कि पावर सेक्टर को आप सपोर्ट करो। मेरी तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इन सब को समाधान करते हुए निकालूंगा, जिससे बैंक फिर से पावर सेक्टर पे आए और बोले आप लोन लो और प्रोजेक्ट लगाओ। इस देश में इतनी डिमांड है। जब मैंने कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बुलाया था एक मीटिंग के लिए, मैंने कहा 1 बिलियन पीपल, 120 करोड़ की आबादी इस देश की है, इतनी बड़ी डिमांड है। अनु जी ने 800 यूनिट का, आज देश में 940-950 यूनिट पर कैपिटा कंजम्पशन है। चाइना की 4000 है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो कुछ देशों की 15000 है। क्यों नहीं भारत भी उस प्रकार का एक बड़ा लक्ष्य रखे? क्यों ना भारत में भी वास्तव में जो उन्होंने कहा गांगुली जी ने कि $1 ट्रिलियन इज स्पेंट इन दिस सेक्टर। लेट मी अश्योर यू राम गोपाल जी, एंड आई होप यू कैन कन्वे टू नरेश जी थ्रू द ऑनरेबल चेयर that we will ensure that this becomes a flourishing sector, जहां हमें बैंकों को नहीं बोलना पड़े, बैंक आपके पास आए पैसा देने के लिए। इसी क्रम में अनु एक सिर्फ जानकारी दे दूं, एफआरपी के बारे में उन्होंने जिक्र किया, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग प्लान। ये अप्रैल 2012 में फॉर्मुलेट हुआ, अप्रैल 2012 के आंकड़ों के हिसाब से बनाया गया। 7 राज्य इसमें जुड़े, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, बिहार और उस समय का आंध्र प्रदेश, जो अब आंध्र और तेलंगाना हो गया, तो समझो 8 राज्य हो गए। अब इन 8 राज्यों की बातचीत और चर्चा में 18 महीने निकल गए और इसको वास्तव में इंप्लीमेंट किया अक्टूबर 13 में। अब इस 18 महीने में लॉसेज और बढ़ते गए, तो एफआरपी का कोई लाभ क्या उससे वास्तव में डिस्कॉम मुसीबत से निकले, वो परिस्थिति बनी नहीं। और आप मेरे पास फिर से चिंता हो रही है लोगों की कि एफआरपी 2 लेके आओ, तो मैं इस पे गंभीरता से विचार कर रहा हूं, किस प्रकार से इसको और रोबस्ट बनाया जाए, किस प्रकार से इससे वास्तव में इन राज्यों की समस्याओं का हल हो। लेकिन गॉड ओनली हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अगर ये परिस्थिति ऐसी बनती है कि सिर्फ केंद्र ही एफआरपी देते रहे और राज्यों की कुछ उसमें भूमिका नहीं हो, तो बड़ा मुश्किल होगा सर। इसीलिए एक मॉडल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल 2013 में उस वक्त की सरकार ने पेश किया था। बहुत अच्छा बिल है, सुचारू बिल है। इसको हर एक स्टेट ने, जो 7-8 स्टेट हैं, ये 8 स्टेट ने अपनी असेंबली में पास करना आवश्यक है। जो स्टेट इसको पास करेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं उनके साथ बैठ के हम आगे का रास्ता तय करेंगे, किस प्रकार से वो अपनी समस्याओं से निकल सकेंगे। और इसमें बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, या गुड पॉइंट्स अबाउट 100% मीटरिंग, अबाउट एनर्जी ड्यूज टू बी पेड इन टाइम, स्पेशल कोड फॉर इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट, अकाउंटिंग मेजर्स वगैरह वगैरह।
एक बहुत इंटरेस्टिंग बात नरेश जी ने रेज की, वो पूर्व पावर मिनिस्टर रह चुके हैं, इसलिए मैं बहुत ध्यान से उनकी एक एक बात सुन रहा था, पर सभी की सुन रहा था, कोई फर्क नहीं है, पर क्योंकि उनका तजुर्बा है इस लाइन में, उन्होंने एक नेशनल इलेक्ट्रिसिटी फंड की बात की सर। अब नेशनल इलेक्ट्रिसिटी फंड में अभी तक 26,000 करोड़ के प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुके हैं। मुझे बड़ा दुख है कि उत्तर प्रदेश ने अभी तक एक भी प्रोजेक्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी फंड में नहीं पेश किया है जिसके ऊपर हम विचार करके अप्रूव कर सकें। तो उन्होंने बात तो बहुत अच्छी मेरे सामने रखी, पर दुर्भाग्य से आप अपने राज्य सरकार को पूछिए, क्यों भी एक भी प्रोजेक्ट, ये इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है जिससे इन्वेस्टमेंट सब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में सरकार एक इंटरेस्ट सबवेंशन की तरह, सब्सिडी की तरह पैसा देती है। अब मुझे लगता है इसमें उत्तर प्रदेश को बहुत लाभ होगा। पर्टिकुलरली अभी हमने एक दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो लाए हैं, उसके साथ इसको अगर यूज करके आप सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन फीडर रूरल सेक्टर किसानों के लिए बनवाते हैं, तो उनको सही समय पे पर्याप्त मात्रा में बिजली मिलेगी, उसमें बिजली की दाम आप कंट्रोल कर सकते हैं जिससे किसान के ऊपर भार नहीं आए और उसके दुरुपयोग से बचा सकते हैं। तो समय दुरुपयोग नहीं, पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा, बिजली सही आदमी को सही समय पे सही दाम पे मिलेगी। तो मुझे लगता है आप इसका लाभ उठाएं, ऐसा मेरी आपसे और बाकी सभी राज्यों से भी दरख्वास्त है। कोल क्वांटिटी जो एक बहुत बड़ा गंभीर मसला है कि कोयला पर्याप्त मात्रा में इस देश में नहीं मिल रहा है। लगभग 70,000 मेगावाट 69,842 मेगावाट प्लांट्स, पावर प्लांट्स आर स्ट्रैंडेड, जिसमें से कोयले की वजह से 45,634 मेगावाट प्लांट सर आज स्ट्रैंडेड है क्योंकि कोयला नहीं है। अब इस परिस्थिति को बदलना आवश्यक है, इस परिस्थिति को सुधारना आवश्यक है। उसके लिए जब मैं गहराई में गया तो ध्यान में आया कि गत 4 वर्षों में कोयले की प्रोडक्शन किस प्रकार से हुई। 2009-10 में 532 मिलियन टन कोयला प्रोड्यूस हुआ देश में, 532 मिलियन टन। 10-11 में 533 मिलियन टन, 1 मिलियन टन बढ़ा, 0.2% ग्रोथ। 11-12 में 540, 1.3% ग्रोथ। 12-13 में 557, 3.3% ग्रोथ और 13-14 में 564, 1.5% ग्रोथ। अब ये है ट्रैक रिकॉर्ड कोयले की ग्रोथ का। अब 67 डेज में मैं और ज्यादा कोयला कहां से लाऊं, आप लोग सब सोच सकते हैं। ये 4 वर्ष लगभग 1400 दिनों का ब्यौरा है और इस परिस्थिति के कारण में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन कारण से आप सब भली भांति अवगत हैं। चाहे वो पर्यावरण के अलग अलग प्रयोग किए गए हों, चाहे वो कुछ विषयों में जो कोयले की खानें खुल सकती थी उनके ऊपर कुछ परछाई गिरने से वो आज कोर्ट में फंसे हुए हैं और कोयले की नई खान खुल नहीं पा रही है। जो भी वजह हो, राजनीति ना करते हुए आज परिस्थिति ऐसी है कि पावर जनरेटिंग कैपेसिटी लगभग 60% बढ़ी है गत 4-5 वर्षों में और कोयले का उत्पादन मात्र 7-8% बढ़ा है। ऐसी परिस्थिति में मैं फिर भी जूझ रहा हूं, फिर भी पूरी तरीके से लगन से लगा हूं कैसे इस कोयले के उत्पादन को इस वर्ष में भी बढ़ाऊं और आने वाले वर्षों में तेजी से बढ़ा पाऊं। और उसके लिए मैंने क्या किया, सर जब गुजरात गया था तो ध्यान में आया कि गुजरात में स्थित एक पावर प्लांट को झारखंड या छत्तीसगढ़ से कोयला आता है और झारखंड स्थित पावर प्लांट को गुजरात के पोर्ट में विदेशी कोयला आके ट्रांसपोर्ट होता है। अब अलग अलग कोल लिंकेजेस करने में ओवर द इयर्स कोल लिंकेजेस आर कंप्लीटली इरेशनल।
शायद एक ही समय पे रेल लाइन पे 2 गाड़ियां जाती हैं, एक कोरबा से गुजरात की तरफ, एक गुजरात से कोरबा की तरफ। लाखों टन कोयला इस प्रकार से जाना आना, उसका पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है? हजारों करोड़ रुपया फ्रेट में एडिशनल पड़ता है, और रेल जिसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है वो ब्लॉक हो जाती है, और इस तीनों का भार सामान्य उपभोक्ता भरता है। आखिर ये हजारों करोड़ रुपए जनता को भरने पड़ते हैं। आखिर पर्यावरण जब खराब होता है तो जनता की स्वास्थ्य पे उसका असर पड़ता है। तो मैंने तुरंत निर्देश दिया, और कोल लिंकेजेस को एक और मान्यवर सदस्य ने इस विषय को रेज किया था, ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, रैशनलाइजिंग ऑफ कोल लिंकेजेस विषय निकला था। मैंने तुरंत निर्देश दिया, एक पूरी 200 खदानों की स्टडी चल रही है, और 31 अगस्त तक मुझे एक पूरी रिपोर्ट मिलेगी कैसे कोल लिंकेजेस को रैशनलाइज किया जाए। इनिशियल एस्टिमेट है सर 5 से 6 हजार करोड़ रुपए देश के और आपके वोटरों के, आपकी जनता के, इस देश के नागरिकों के बचेंगे जब ये कोल लिंकेजेस रैशनलाइज हो जाएंगे। इसी प्रकार से सर, एक तरफ बिजली के कारखाने कोयले के लिए तरस रहे हैं, और दूसरी तरफ ई ऑक्शन द्वारा बड़े भारी मात्रा में कोयला ऑक्शन किया जा रहा है, और ऑक्शन में ट्रेडर्स और व्यापारी कोयला खरीद रहे हैं। मैं समझता हूं ये बेइंसाफी है आम जनता के साथ। आखिर कोल इंडिया को जब ये मायने दी गई, कोल इंडिया जब बनाई गई, ये भारत की संपत्ति थी, ये भारत की कोल ब्लॉक्स थी, फ्री में कोल इंडिया को दी गई थी। कोल इंडिया का प्रथम कर्तव्य यह है कि वो जो कोल पावर प्लांट्स को जाना चाहिए वो पावर प्लांट्स को पहुंचे, जिससे जनता को बिजली पहुंच पाए। तो हमने उसको रिक्वेस्ट किया, कोल इंडिया लिमिटेड को, इंडिपेंडेंट कंपनी है तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, निर्देश देने की भी जरूरत पड़े तो दे सकते हैं, लेकिन आखिर कोल इंडिया भी भारत की कंपनी है, आप सबकी कंपनी है। कोल इंडिया ने उस पर गौर किया, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है बताते हुए कि लगभग इस वर्ष ई ऑक्शन वो आधा कर देंगे, जिससे ज्यादा कोयला इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में जा सकेगा। प्रफुल्ल भाई ने जरूर जिक्र किया, मैंने कहा है कि इंपोर्ट करिए कोल। स्वाभाविक है, अगर कोयला कम है तो जो प्लांट्स को चलाना है तो कोल इंपोर्ट करना पड़ेगा शॉर्ट रन में। ये कोई परमानेंट डायरेक्शन नहीं है, लेकिन शॉर्ट रन में प्लांट खाली रखने से तो इंपोर्ट करना ही अच्छा है। अगर किसी को लगता है कि नहीं भाई जनता को मत दो बिजली, खाली रखो प्लांट, एनपीए बना दो, तो मैं आपकी राय से चर्चा करने के लिए तैयार हूं। जो सदन फैसला करेगा मैं वो निर्देश दे दूंगा। बड़े वरिष्ठ सदस्य और नेता दिग्विजय सिंह जी ने पुराने प्लांटों की बात की थी, मैंने उसको पहले भी जिक्र किया। उस पर पूरी नीति सर हमने अनाउंस कर दी है, और उस नीति के तहत ये सभी पुराने प्लांट, ज़्यादा करके पब्लिक सेक्टर हैं, उन सबको मैं समझता हूँ अगले 4-5 वर्षों में अगर हम बदले तो देश के पर्यावरण और एफिशिएंसी दोनों में सुधार आएगा। हक साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी वेस्ट बंगाल के संबंध में, कि किस प्रकार से कोयले का उत्पादन 25% बढ़ सकता है। हक साहब, मैं बहुत खुश हूं कि आपने विषय उठाया। जब मैं आपके राज्य में गया था और बहुत अच्छी चर्चा हुई आपके सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से, बहुत कोऑपरेटिव मूड में, अच्छी चर्चा में मैंने विषय उनसे रिक्वेस्ट किया था कि वेस्ट बंगाल में जो सेस लगता है कोयले के उत्पादन पे, वो इस पूरे देश में सबसे ज़्यादा है, और उसकी वजह से कोयले का उत्पादन जब हम करते हैं और सेस लगा के किसी को बेचना चाहते हैं तो कोई खरीदार नहीं है। तो ये एक तरीके से आपके लिए नुकसान है। अगर आप उस सेस को कम रखते हैं तो लोग उस कोयले को लेने में उत्साहित होंगे और ज़्यादा आपका सेस बढ़ेगा। योर इफेक्टिव कलेक्शन, वो लैफर्स कर्व जो है, लोअर टैक्सेस लीड टू हायर आउटपुट, मुझे लगता है अगर आप उसको गंभीरता से देखें तो मुझे लगता है कि इसमें आपके प्रदेश को लाभ होगा।
रेणुका जी ने बात रखी थी रैशनलाइजिंग ऑफ कोल लिंकेजेस, उसका मैंने अभी जिक्र किया। वैष्णव परिदा जी ने कोल ब्लॉक के इवैक्यूएशन, कोल ब्लॉक्स में आउटपुट की बात की और आपके राज्य में पूरा कोयला नहीं मिलता है। मैं सर आपसे दरख्वास्त करूंगा चेयर के माध्यम से कि मुझे अगर हमारे सरकारी कंपनियों को अगर सबसे ज़्यादा कठिनाई आती है कोयला मूव करने के लिए तो वो उड़ीसा में आती है और आपकी पार्टी की वहाँ सरकार है। मेरा लगातार संपर्क है, मैंने हर लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट के हर लेवल पे इस इशू को टेकअप किया है। मैं धन्यवाद दूंगा आपके मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने भी इस विषय में बड़े सख्त निर्देश दिए आपके अफसरों को, आपके लोकल लीडर्स को, और कुछ इम्प्रूवमेंट आई है, अभी उसमें और भी संभावना है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप हमें मदद करें। महानदी कोल फील्ड से लगभग 1 लाख टन प्रतिदिन, 1 लाख टन प्रतिदिन बढ़ सकता है, जो बाकी 29 राज्यों में जाएगा, उन सबका बिजली का उत्पादन बढ़ेगा। तो अगर आपका राज्य मुझे उस चीज में मदद करे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब, पूरा सदन आपका धन्यवाद करेंगे। हमने जो एग्जिस्टिंग माइंस हैं, हमने एग्जिस्टिंग माइंस से उत्पादन बढ़ने के लिए पर्यावरण मंत्रालय से चर्चा शुरू की है कि किस प्रकार से जो एग्जिस्टिंग माइंस उत्पादन बढ़ा सके, उसमें पर्यावरण थोड़ी छूट दे। इन माइनों की सब पब्लिक हियरिंग वगैरह हो चुकी है पहले, और मुझे वहां से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। मुझे उम्मीद है कि हम एग्जिस्टिंग माइंस से प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे। उसमें एक विषय में सदन में आश्वासन देना चाहूंगा अफसरों को। अफसरों के ऊपर सर एक कानूनी प्रावधान है कि अगर 1 किलो भी आउटपुट माइनिंग प्लांट से बढ़ता है तो उनके ऊपर क्रिमिनल एक्शन और जेल डाला जाएगा। अब ये पर्यावरण के कुछ ऐसे नियम पहले बने हैं जिसमें एक कानून है। मैं समझ सकता हूं अगर कोई चोरी करे और उस पर लागू हो तो वो तो बहुत अच्छी बातें होनी चाहिए, लेकिन जो अफसर समझो कोल इंडिया या सब्सिडरी या SCCL का आउटपुट कंट्रोल कर रहे हैं, वो डे टू डे तो वहां 1-1 किलो मॉनिटर नहीं कर सकता है। तो अगर 4 मिलियन टन का 4 मिलियन 1 टन हो गया तो उसको जेल जाना पड़ेगा आज के कानूनी प्रावधान में। तो मैं सदन की परमिशन चाहूंगा कि ऐसे में कुछ पेनल्टी हो जाए, कुछ आगे के लिए ध्यान आकर्षित करें उनका, लेकिन जेल तो नहीं डालें। अगर आप, it will take time sir, there are 27 speakers, 5 hours. Because we have to go for the another important natural calamity discussion. Face the disaster of time this time, please assure them. Try, because some तो clarifications also coming. मैंने अफसरों को आश्वासन दिया है कि जब उन्होंने विदाउट एनी मैलाफाइड, बोनाफाइड अगर कुछ थोड़ी बहुत आउटपुट कम ज्यादा हो गई हो तो हम उनके ऊपर, उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनके ऊपर एक्शन नहीं होने देंगे। नहीं तो अफसर क्या करेंगे? 4 मिलियन टन की माइल है, वो तो 3.5 मिलियन पे रोक देंगे। क्यों रिस्क लें? अब 200 महीनों में 1-1, 2-2, 4-4 लाख टन कम कर दो तो और 15-20 लाख टन प्रोडक्शन कम हो जाए, 15-20 मिलियन टन कम हो जाएगी। अब सदन तय कर सकता है कि क्या करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है मैंने इन द इंटरेस्ट ऑफ इंक्रीज्ड कोल आउटपुट ऐसा सुझाव दिया है और मुझे विश्वास है आप सबका मुझे इसमें समर्थन मिलेगा। कई खदानों में, कई प्लांट्स के पास सरप्लस कोल माइन करने की कैपेबिलिटी है, लेकिन आज के दिन कोई कानून नहीं है कि उस सरप्लस कोल का क्या किया जाए। ये मेरे सामने है ये विषय, मैं कोशिश कर रहा हूं जल्द से जल्द एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म प्राइसिंग का तय हो सके, जिससे ये कोयला भी कोल इंडिया को मिल जाए और फिर कोल इंडिया अपने लिंकेजेस और आउट सप्लाई टू द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स बढ़ा सके। मैकेनाइजेशन और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में मेरा खास विशेष ध्यान है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि नई टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा पर्टिकुलरली अंडरग्राउंड माइंस में इस्तेमाल की जाए। नई खदानों की एक्सप्लोरेशन का काम बड़ी धीमी गति से चल रहा है सर। पिछले वर्ष 7 लाख मीटर का एक्सप्लोरेशन हुआ। मैंने अफसरों को इस वर्ष के लिए उस टारगेट को 12 लाख मीटर करने के लिए कहा है और आगे आने वाले दिनों में निजी क्षेत्र के लोगों से भी इन्वॉल्व करके हम उनको उस एक्सप्लोरेशन काम को बढ़ाएंगे
जिससे नई माइन से कोयले का उत्पादन बढ़ सके। नरेश अग्रवाल जी ने मेरा ध्यान आकर्षित किया था 6 उत्तर प्रदेश के प्लांटों में कोयला कम है। मैं बता दूं उन 6 प्लांटों में एक में 5 दिन का है, एक में 17 दिन, एक में 18 दिन, एक में 25 दिन और आखिरी में 5 दिन। तो वास्तव में कोई ऐसी गंभीर समस्या उत्तर प्रदेश के कोई प्लांट में नहीं है। करीमपुरी जी और हक साहब ने भी इस विषय पे मेरा ध्यान आकर्षित किया था कि 24 प्लांट में कोयला 4 दिन से कम है। एकदम सही बात है सर। 22 या लेटेस्ट स्टैटिस्टिक में 23 प्लांटों में कोयला कम है, 4 दिन से कम है। लेकिन आप जैसे उसको टेलीविजन पे सेंसेशनलाइज करके देखते हैं, परिस्थिति वो नहीं है। कोयला कम क्यों है? क्योंकि पिछले 2 महीने इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण कोयले के प्लांट से मैसिवली बढ़ा है। जून महीने अकेले में 20% बिजली का उत्पादन कोयले के प्लांट से बढ़ा, 20%। तो जब कोयला उनको तो पूरी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, लेकिन उसका कंजम्पशन फास्टर है। मॉनसून डिले के कारण हाइडल पावर कम हुआ, तो हमने जनता को तकलीफ ना हो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल बेस्ड प्लांट्स बढ़ाया। अब हम कर रहे हैं कोशिश कि कोयला भी जल्दी पहुंचे और इस विषय में लोगों को समाधान हो। एक बहुत बड़ा गंभीर विषय जो पावर प्लांट्स और कोल कंपनीज के बीच रहता था, क्वालिटी का। बहुत डिस्प्यूट्स है सप्लायर्स और कंज्यूमर्स में। Mr. Minister, जीसीबी को लेकर। Mr. Minister, see, we have a time constraints also because there is short duration discussion. How many more minutes you want? It'll take some time. There are a lot of issues. No. What do you want? Let the house. ड्यूरेशन डिस्कशन जो है आज मत कीजिए, मंत्री जी का जवाब सुनने दीजिए। बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं, इज ए वेरी कॉम्पिटेंट मिनिस्टर। और शॉर्ट ड्यूरेशन कल करिएगा। Okay. So that is the sense of the house. So Mandri will continue to reply. Minister will continue to reply as much as you want. Thank you, And sir. short duration discussion tomorrow. Short duration discussion tomorrow. Okay, that is. I didn't say which. सर व्हाट अबाउट होम भी कल ही हो जाए सर। होम पे चर्चा वो भी। No, that I cannot say now. See, that I cannot say now. That's why I came and asked the house, if you want to take short duration discussion now, then minister has to stop. So you said let minister continue. I also agree, and tomorrow we will decide the rest of thing. Yes, correct. Minister, you can continue. Otherwise, I can do tomorrow if you want to do No, that. you continue. That is the sense. The house want you to continue, then why should I object? Thank you. You continue. House want There you are to many continue. disputes Why should I object? between suppliers and consumers on the coal quality, sir. Some places there is a GCV dispute. Some places the ash content is under dispute. Many states, including UP and Maharashtra, have complained that they get boulders instead of coal. I have taken these issues up very seriously, sir, and I am happy to report that I have taken several key decisions in the coal ministry. In fact, I have a list of so many decisions which have been taken to address all these issues, but I will not go into all of them. A few things I will highlight. We have now introduced third-party sampling for the first time in India in so many years, in which the third party will be decided by the purchaser. Coal India will not be allowed to foist a third party sampler. Purchaser will nominate a company from a panel which will be jointly decided. Purchaser will have the right to get it inspected, and billing will be based on the quality and the sample that the independent investigation shows. I have also appointed, sir, for public sector and state government utilities that at the unloading end, we will allow sampling by the same agency so that, on a trial basis as an experiment, so that, sir, we can check if at loading and unloading end the quality is the same.
Because many times concerns are expressed that at loading end, what happens we don't know. The quality changes by the time it reaches the unloading end. Something which I have not been able to myself understand. So I have done this process on an experiment. Let us see how the quality matches. I'm quite confident that we will not leave anything to chance, and we'll make sure consumer is king under this government, and consumer will be respected for his rights. So we will have this process by which will ensure that the correct quality of coal is billed to all the consumers. Sir, there is a mandatory requirement that by January 2015, every bit of coal that is transported beyond 750 kilometers will be washed and transported. When I took charge, sir, I found there was no way it could be implemented in time. There's a further stipulation that by June 2016, anything transported 500 kilometers and more. But when I took charge, I found environmental approvals are pending for years. Washery contracts were not allotted. I have given strict instructions that we will adhere to this timeline in the interests of environment. पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए हम जनवरी 2015 तक जो भी कोयला 750 किलोमीटर से अधिक जाएगा और 2016 जून तक जो भी कोयला 500 किलोमीटर से अधिक ट्रांसपोर्ट होगा उसको वॉश करके आपको भेजेंगे। साथ ही साथ दिसंबर 14 तक क्रशर्स लगाए जा रहे हैं देश भर में सब कोयले की खानों में कि आपको ये कंप्लेन ऑफ बोल्डर्स कभी ना आए। -100 कैपेसिटी पे कोल CIL और उसकी सब्सिडीज आपके पावर प्लांट्स को पहुंचाएगी। इस प्रकार के अलग अलग निर्णय से कोल की क्वालिटी सुधारने का बीड़ा हमारी सरकार ने लिया है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आने वाले दिनों में और हम निर्णय लेते रहेंगे जिससे कोयले की समस्या पे हम नियंत्रण पा सकें। सर, इसको एक लंबे अरसे वैसे एक गुंडू सुधा रानी जी ने विषय उठाया था रामागुंडम STPS का कि कोयला आपको और चाहिए। आपको जान के खुशी होगी कि आपके 2600 मेगावाट प्लांट की कॉन्ट्रैक्टेड क्वांटिटी पहले 6 महीने जून तक इस वर्ष 59.36 लाख टन थी, जिसके सामने आपको 66.35 लाख टन मिला है। तो वास्तव में 110% कोयला आपको मिल चुका है। तो हर जगह पे जहां जहां हम बढ़ा पा रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा कोयला पहुंचे। इसी श्रृंखला में कुछ सदस्यों ने विषय उठाया था अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ CMDs। CIL CMD को तेलंगाना राज्य ने मेरे से चुरा लिया। एक और NHPC में CMD अपॉइंट हुआ PSB द्वारा, किसी ने कंप्लेन कर दी तो वो विजिलेंस में अटक गया। ये एक सरकारी प्रोसेस है जिसमें मेरे हाथ में बहुत कम है, फिर भी मैं PSB और सरकार में कैप्सेक से बात करके जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट्स हो सके उसमें ध्यान दे रहा हूं। वैसे CIL पे मैंने पानी से आपको क्या परेशानी होना चाहिए? इस गंभीरता को समझते हुए कि CIL should not remain headless, I have given charge to a very senior officer और मुझे पूरा विश्वास है उसका काम बड़े अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चलाया जाएगा। आपने कुछ कोल गैसिफिकेशन की भी बात की, उस पर अभी और मुझे स्टडी करना पड़ेगा, अभी नया सब्जेक्ट है। लेकिन जो गैस बेस्ड प्लांट्स हैं उसमें देश में गैस की उत्पादन बहुत कम है, उनको इंपोर्ट करने के अलावा और कोई रास्ता मेरे पास आज के दिन नहीं है। जब भी गैस का उत्पादन बढ़ेगा मैं उस मंत्रालय से बात करके पावर को कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा मिले। आपने विंड पावर पोटेंशियल की भी बात की, उस पर मैं थोड़े आगे अपने बातचीत में आऊंगा। एक गंभीर समस्या थी कोर्ट केसेस की। लगभग 208 कोल ब्लॉक्स जो अलॉट हुए हैं वो कोर्ट में मामला फंसा हुआ है। सम्माननीय कोर्ट जब फैसला देगा उसके बाद उस पर आगे कार्रवाई में कर पाऊंगा। मेरी उम्मीद है कि इस महीने या अगले महीने में इसका फैसला आना चाहिए
इट इज रिजर्व फॉर जजमेंट एंड आई एम वेरी ईगरली वेटिंग। जो निर्णय होगा उसको आगे लेते हुए मैं समझता हूं हम तेजी से काम करेंगे और एकदम ट्रांसपेरेंट वे में इसमें आगे काम चलेगा, जिसमें कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। हर एक को मौका मिलेगा इसके ऊपर बिड करने का। इसको रिवर्स ऑक्शन कंप्यूटर द्वारा अच्छे तरीके से करेंगे, विच विल बी ट्रांसपेरेंट, विच विल बी एन एब्सोल्युटली ऑनेस्ट प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म। उससे इन कोल ब्लॉक्स का उत्पादन में जल्दी लाने का कार्यक्रम हम शुरू करेंगे। साथ ही साथ कुछ ब्लॉक्स हैं जो डी एलोकेट किए गए हैं गत 1-1.5 वर्ष में, जिनमें अब कोर्ट केस नहीं है। जैसे ही फैसला आ जाता है अगस्त सितंबर में मेन केस का, उनके ऊपर जल्द से जल्द हम कार्रवाई करके जो कोल ब्लॉक्स कोल इंडिया कर सकती है, जो अगर एमडीओ के माध्यम से हो सकता है, कुछ ऑक्शन करके हो सकता है, हर प्रकार से इसमें से उत्पादन लाने की पूरी कोशिश में हमारा कार्यालय जुटा हुआ है। एक ये कोल के संबंध के अलावा एक बहुत बड़ा जो गंभीर विषय जो कई सम्मान्य सदस्यों ने उठाया, वो था ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। इसके सर 3 पहलू हैं। एक है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की अवेलेबिलिटी, एडिक्वेट अवेलेबिलिटी, दूसरी है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस, और फाइनली पावर थेफ्ट। इन 3 विषयों को हम गंभीरता से ले रहे हैं। वित्त मंत्री जी ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की कल्पना देश के सामने रखी। एक और पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड और एक इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, ये 2 और माध्यम है जिससे हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम्स को और अपग्रेड कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम भी हमने इसी बजट में इंट्रोड्यूस किया है सर। कोशिश है कि देश भर में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स बने, जिन ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स से विंड, सोलार, हाइडल, इसका पर्याप्त मात्रा में ट्रांसमिशन हो सके। और ये भी मैंने दिल्ली की जब समस्या हुई, जिसके बारे में आप सब ने मुझे कई सवाल भी पूछे हैं, आप सब ने मेरा काम भी देखा। जब दिल्ली में समस्या हुई, मैंने स्वयं, जो मेरा काम नहीं था, मोदी जी ने मुझे देश का ऊर्जा मंत्री बनाया है, लेकिन दिल्ली में आप सबको समस्या का सामना करना पड़ा, इसलिए मैं खुद स्वयं उसमें पड़ा, उसकी गंभीरता समझते हुए उसमें मैंने कोशिश की जल्द से जल्द ट्रांसमिशन लाइंस खड़ी हो जाएं जो ध्वस्त हुई थी। और अब हमने दिल्ली के लिए एक पूरी स्कीम बना ली है कि किस प्रकार से दिल्ली में जल्द से जल्द ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को अपग्रेड किया जाए। माननीय वित्त मंत्री ने उसके लिए एक विशेष प्रावधान किया है बजट में, और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया PGCIL के माध्यम से मैंने दिल्ली सरकार को आश्वासन दिया है, जो उनको मदद लगेगी वो मैं करूंगा, जिससे दिल्ली की समस्या अगले 2-2.5 वर्ष में हम इसको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन दे सकते हैं। इसी क्रम में 12,500 करोड़ के ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स जो अटके हुए थे, उसको हमने क्लियर किया और वो जल्द ही बिडिंग में आ जाएंगे। एक समस्या थी सर, प्राइवेट प्लेयर्स ट्रांसमिशन में अलाउ तो किए गए, लेकिन उन पे कानून अलग था, पब्लिक कंपनीज पे अलग था। हमने एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से बात करके दोनों पे सामान्य कानून लागू किया है, जिससे निजी क्षेत्र भी इस ट्रांसमिशन स्ट्रेंथनिंग में गति से हमारा सहयोग कर सकेगा। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, उसमें जम्मू कश्मीर में 61%, उत्तर प्रदेश में 43%, हरियाणा में 32%, झारखंड में 47%। इस प्रकार से राजस्थान में भी बहुत बड़ा आंकड़ा है। इस प्रकार से कई राज्य ऐसे हैं जिसमें काफ़ी बड़े, बिहार में 54%। तो इन सब राज्यों को मेरी दरख्वास्त है, मैं उनसे चर्चा भी करूंगा कैसे वहाँ पे इन लॉसेस को कम किया जाए, चोरी को कम किया जाए, उसी में लॉन्ग टर्म फायदा है। आखिर अगर एक व्यक्ति चोरी करता है तो उसका भुगतान बाकी उपभोक्ता को करना पड़ता है। आखिर सभी राज्यों को
आप बोलिए मत, मिनिस्टर बोल रहे हैं, बैठे बैठे मत बोलिए, आपको कहा जाए तब बोलिए। मुझे विश्वास है कि सभी राज्य मेरा सहयोग करेंगे इस कार्य में, और हम, जैसा माननीय दिग्विजय सिंह जी ने कहा, चोरी पे भी हम नियंत्रण ला पाए और डिस्ट्रीब्यूशन एंड 100% मीटरिंग हो, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे देश में एक चोरी का भी मामला खत्म करें और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को 15% पे लाएं, जो एक तरीके से मैनेजेबल लॉस माना जाता है। इसमें सभी राज्य और मैं मिलके और हमारी सरकार मिलके इसका सलूशन निकालें, इसमें मुझे आप सबकी मदद की आवश्यकता है। वीपी सिंह बादनोर जी ने 1,90,000 करोड़ के FRP का बताया था, उसके बारे में सर मैंने बताया कि उसको थोड़ा रिविजिट करना पड़ेगा और साथ ही साथ उन राज्यों को मॉडल लॉ बनाना पड़ेगा, तभी वो FRP सक्सेसफुल होगा, नहीं तो एक और ऐसे पेपर वर्क रह जाएगा। वो कुछ राज्य ऐसे हैं जिसके डिस्कॉम्स का लॉसेस, अगर वो अनपार्लियामेंट्री नहीं हो तो मैं कहूंगा भयानक है। एक राज्य, आपने राजस्थान के किसी ने बड़ी चिंता व्यक्त की अभी, राजस्थान में सर 2008 में 15,000 करोड़ रुपए का कर्जा था, लगभग वो लॉस था। 2013 में वो बढ़ के 70,000 करोड़ हो गया। 55,000 करोड़ का नुकसान 5 वर्ष की छोटी सी अवधि में राजस्थान में बढ़ा। इसी प्रकार से 4-5 और राज्य हैं जिनका डिस्कॉम्स की स्टेटस बहुत ही खराब है। वो भी डिटेल्स है, लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल सुनाऊंगा तो शायद कुछ सदस्यों को अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरे पास हर राज्य की, हर कंपनी वाइज सालाना लॉस और एक्यूमुलेटेड लॉस दोनों मेरे पास है। आप इसको जरा गंभीरता से देखिए और अपने अपने गिरोवान में देखिए, देख के बताइए कि क्या आपकी सरकार आपकी जनता के साथ न्याय कर रही है। आखिर आपके जब इतने लॉस होंगे तो आप कोयले का पैसा नहीं दे पाओगे। आपने हक साहब वेस्ट बंगाल की बार बार बात की, हजारों करोड़ रुपए आपने कोयले का भुगतान नहीं किया। आपने जो बिजली खरीदी उसका पैसा नहीं भरा। आखिर जब वो स्थिति बिगड़ेगी तो आगे चल के बिजली काटनी पड़ेगी या कोयला सप्लाई बंद होगा, फिर हाहाकार मचेगा। तो हर स्टेट को, तो चलिए आप ये एग्री करवा दीजिए, मैंने रिक्वेस्ट की थी, आप कोल रॉयल्टी और आपके ड्यूज को सेट ऑफ करने की हमें परमिशन दे दीजिए, विषय खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से मुझे लगता है अगर डिस्कॉम्स को, He is not yielding. अगर हम इस प्रकार से डिस्कॉम्स को मजबूत करना चाहते हैं तो ये वास्तव में स्टेट का विषय है। स्टेट को मजबूती लाने में हमारी मदद करनी पड़ेगी केंद्र की तरफ से, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सुधारने के लिए पैसे की आवश्यकता हो, चाहे टेक्नोलॉजी की आवश्यकता हो, जो मदद आपको लगेगी हम उसके लिए तैयार हैं। मैंने पहले भी इस सदन में कहा था, राज्य सरकार 1 कदम बढ़े, केंद्र सरकार 3 कदम बढ़ने के लिए तैयार है। कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने टैरिफ करेक्शन वर्षों में नहीं किया और उसकी वजह से भी लॉसेस बढ़ रहे हैं। मेरा मानना यह नहीं है कि आप सिर्फ टैरिफ बढ़ा के ही लॉस कम कर सकते हो। मैंने पब्लिकली कहा सर, वास्तव में गुजरात में अगर आप देखें सर, तो गत 12 वर्षों में टैरिफ पूरे देश में सबसे कम बढ़ा है। मिनिमम परसेंटेज इंक्रीज इस देश में अगर टैरिफ की हुई है तो गुजरात में हुई है, लेकिन इसी 12 वर्ष में उनकी जनरेशन 3 गुना हो गई। इसी 12 वर्ष में उन्होंने हर घर को 24 घंटे बिजली दी, हर खेत को 8-9 घंटे बिजली दी, हर उद्योग को बिजली मिलती है, वहां डीजी सेट नहीं लगाना पड़ता। और साथ ही साथ उनका डिस्कॉम जो 12 वर्ष पहले 2,500 करोड़ का लॉस करता था, वो आज 500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट करता है। और पब्लिक सेक्टर में कोई निजीकरण नहीं हुआ सर। ये सरकारी अफसर, वही अफसर जो अन्य राज्य में काम करते हैं, जो केंद्र में काम करते हैं, इन्हीं अफसरों ने जब लीडरशिप अच्छी हो,
जब लीडरशिप कोई He देश is की not अच्छी yielding. हो, Please sit down. जब Please लीडरशिप sit down. किसी प्रदेश की अच्छी हो तो लीडरशिप Please sit से down. फायदा नुकसान होता है, लीडरशिप से टर्न अराउंड He is होता not है। yielding. दिस इज Please. नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ ओनरशिप, इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। और गुजरात ने मॉडल दिया कि मैनेजमेंट सुधारो तो ओनरशिप सरकारी भी हो तो आप प्रॉफिट कर सकते हैं। और वास्तव में यही मॉडल अगर सभी स्टेट्स वो टाइप की लीडरशिप दे सके जिस प्रकार की हमने गुजरात में पाई, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हर स्टेट का लॉस बंद हो सकता है, हर स्टेट की डिस्कॉम प्रॉफिट कर सकती है। पर आगे चलते हुए अच्युतन जी ने, माननीय सदस्य अच्युतन जी ने बताया था कि सरकार प्राइवेट सेक्टर को सभी डिस्काउंट्स देना चाहती है। मैं सम्मान्य सदस्य जी का ध्यान आकर्षित करूंगा, सरकार की तरफ से निजीकरण का कोई आदेश नहीं है। हमारा आदेश है अनबंडलिंग ऑफ डिस्काउंट्स, जिसमें जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन वो अलग अलग होगा। इट इज कॉल्ड अनबंडलिंग। तो कुछ शायद हमारे कभी कोई समझाने में गलती हुई हो, लेकिन वी हैव नेवर टॉक्ड ऑफ प्राइवेटाइजेशन बट ऑफ अनबंडलिंग ऑफ डिस्काउंट्स। श्री सीपी नटराजन जी ने करप्शन और मिसमैनेजमेंट की बात कही निजी क्षेत्र में। देखिए, निजी क्षेत्र को बुरा भला कहना, इट इज अ पब्लिकली एक्सेप्टेड नॉर्म, इट्स अ करंट कॉइन। जरा लोगों को भी अच्छा लगता है, वो ठीक है, करें, हम उसमें राजनीति कर सकते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सरकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि निजी क्षेत्र में सब कुछ अच्छा है। अगेन, इट इज नॉट प्राइवेट वर्सेस पब्लिक, इट इज मैनेजमेंट, इट इज लीडरशिप। तो मुझे लगता है हमें जब इन्वेस्टमेंट इतने ज़्यादा चाहिए, हर क्षेत्र को प्रोत्साहन करना चाहिए, लेकिन अंकुश लाना चाहिए कि कोई बेईमानी नहीं कर सके। वो काम हम सबका है। श्री राजीव गावड़ा जी ने बहुत अच्छे सुझाव दिए, मैंने हर एक सुझाव का नोट किया है। उन्होंने बताया था कि इफेक्टिव मीटरिंग हो, स्मार्ट ग्रिड्स लगे, रियल टाइम स्मार्ट ग्रिड्स लगे, फीडर सेपरेशन की बात की। हाँ, उन्होंने ये बात कही कि फीडर सेपरेशन इज नॉट द ओनली सोल्यूशन। हमने कभी भी ये नहीं कहा। हम तो कहते हैं हर स्टेट का सोल्यूशन उस राज्य में है, केंद्र कोई सोल्यूशन आप पे थोप नहीं रहा है। हर राज्य का कैलिब्रेटेड सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, और हमारी सरकार उस सोल्यूशन निकालने में आपकी मदद करेगी। हम कोई वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला लेके आपके पास नहीं आए। तो फीडर सेपरेशन मेरे समझ में एक बहुत महत्वपूर्ण अंक है। उसके विषय में आप कोई चाहे तो मैं उस पर चर्चा रखवा सकता हूं। आप सब स्टेट्स के एमपीज आ सकते हैं, उसके लाभ आपको समझा सकता हूं। लेकिन आपका राज्य नहीं चाहे तो मत करिए, ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है। प्रफुल्ल भाई ने काफी चीजें कही कि टीएनडी डिड नॉट कीप पेस विद जनरेशन। इट्स एन एब्सोल्युटली करेक्ट असर्शन। हमने जनरेशन तो देश में बढ़ाया, लेकिन फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज पे ध्यान ही नहीं दिया। फॉरवर्ड लिंकेज ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन बनाई नहीं, बैकवर्ड लिंकेज कोल को अलग अलग कारणों से फंसा के रखा। तो ना कोयला है, ना इवैक्यूएशन कैपेसिटी है, बीच में जनरेशन एक तरीके से अकेला खड़ा है। तो अब मेरी प्राथमिकता रहेगी और हमारी सरकार की प्राथमिकता रहेगी कि हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस पे फोकस करें, साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में जनरेशन भी बढ़े, लेकिन एक इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक प्लानिंग जो तीनों अंग को उतने ही ध्यान से और उतने ही करेक्टली प्लान और ग्रोथ पे डेवलपमेंट करे। कोल प्रोडक्शन एंड फ्यूल सप्लाई, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मीटरिंग एंड ऑफ कोर्स कलेक्शन ऑफ द बिल। हर एक पावर सेक्टर के पूरे चेन को हमें एड्रेस करना होगा। मेरे हाथ में उसमें बहुत कम है। अगर आप इस चेन को ध्यान से सोचे देखें, कॉन्करेंट सब्जेक्ट होते हुए इसमें ज्यादा काम स्टेट लेवल पे होगा। आई कैन ओनली बी अ फैसिलिटेटर। इसी प्रकार से हमने हाई कैपेसिटी कॉरिडोर्स देश भर में बने, जिन कॉरिडोर से ट्रांसमिशन कैपेसिटी बढ़े, और जो ग्रिड फेलियर 2012 में देश को देखना पड़ा, जब कुछ राज्यों ने, अब राज्यों का नाम नहीं लूंगा, आप सबको ध्यान होगा, कुछ राज्यों ने ड्रॉइंग ऑफ पावर
इतनी बढ़ा दी, कुछ राज्यों ने तो 80% बढ़ाई थी पावर ड्रॉ, जिसकी वजह से पूरे देश का ग्रिड कोलैप्स हुआ और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय एरिना में हमें एक तरीके से शर्मिंदगी देखनी पड़ी। एक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स पे हमारे सरकार का विशेष ध्यान है और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि सरकार ने बड़े एम्बिशियस टारगेट्स रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, जिसके बारे में मैं बताऊंगा, और साथ ही साथ उत्पादन के साथ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर से वो इवैक्यूएट होके जनता तक पहुंच पाए, उस पर हम इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और उस पर हम फोकस भी करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन तो ध्यान हम दे ही रहे हैं, उस पर मैं आता हूं, लेकिन एनर्जी स्टोरेज ये एक नई चीज है जो दुनिया में अभी रिसर्च हो रही है। हमारी सरकार ने 4 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं ऑन स्टोरेज और मुझे विश्वास है कि इन सब में से कैसे स्टोरेज कॉस्ट कम हो और हम रात को जो बिजली निर्माण होती है उसको स्टोर कर पाए दिन में, और जो सौर्य रोशनी से सोलर एनर्जी निर्माण होती है दिन में उसको स्टोर करके रात को दे पाए। साथ ही साथ स्मार्ट रियल टाइम स्मार्ट ग्रिड मॉनिटरिंग और 100% मीटरिंग हो देश भर में कंजम्पशन की, इस पे हमारा विशेष ध्यान है। केरल के हमारे साथियों ने कुछ विषय जरूर बताए कि समस्याएं हैं, ट्रांसमिशन का भी विषय बताया सम्मान्य श्री सीपी नारायणन जी ने। मेरी दरख्वास्त है कि केरल और कर्नाटक दोनों राज्यों में ट्रांसमिशन लाइन लगाने के लिए हमें राइट ऑफ वे की बड़ी समस्या है। अगर आप लोग हमारी मदद कर सकें तो हम जल्द से जल्द वहां ट्रांसमिशन का जाल बिछा सकते हैं और आपके राज्य तक और ज्यादा बिजली पहुंचा सकते हैं। सर वैसे तो समय कम है, लेकिन सर मेरे पास हर एक राज्य की पावर सेक्टर की सर हर एक राज्य के विषय इतने सारे हैं जो पेंडिंग हैं, जो राज्य सरकार से सपोर्ट चाहिए। कोल के सर इतने सारे सब्जेक्ट्स हर एक राज्य के मेरे पास है। रिन्यूएबल एनर्जी के सब्जेक्ट्स हैं, जरा स्पाइरल बाइंड नहीं करिए तो मतलब सब्जेक्ट्स कम है, पर ये सभी राज्यों से संबंधित विषय हैं। अगर सभी राज्य हमारी मदद करें तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस पे बहुत तेजी से प्रगति कर पाएंगे। थोड़ा मैं रिन्यूएबल एनर्जी पे आऊंगा और सबसे पहले तो एक खुशखबरी जिसमें मुझे पूरे सदन का समर्थन मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या इस देश के सामने है कि एक तरफ हम चाहते हैं कि सूर्य से बनी रोशनी, सोलर एनर्जी ज्यादा से ज्यादा बने। लगभग 8-10 सदस्यों ने उस पर मेरा ध्यान आकर्षित किया, पर दूसरी तरफ देश में जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके प्रति किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। उनकी कंपेटिटिवनेस कम है। पहले समय में टैक्सेशन स्ट्रक्चर थोड़ा लॉपसाइडेड था, तो इंपोर्टेड प्लांट ड्यूटी फ्री था और लोकल प्रोडक्शन पे टैक्सेस और ड्यूटीज लगते थे, तो लोकल तो कभी कंपेटिटिव हो ही नहीं सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में उनको सरकार के सामने कुछ केसेस वगैरह करने पड़े। जब मैंने सबकी भावनाएं सुनी कल, और आपको याद होगा कल स्वदेशी का भी विषय निकला था और कुछ टिप्पणी हुई मेरे ऊपर कि मैं स्वदेशी जागरण मंच का हूं। मैं बहुत गर्व से कहता हूं कि मैं स्वदेशी में विश्वास करता हूं और यह सरकार स्वदेशी में विश्वास करती है। वी वांट टू सी अस सेल्फ रिलायंट, वी वांट टू सी अस इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इन दिस कंट्री। और इसीलिए इस सरकार ने सर एक निर्णय लिया है कि हम स्वदेशी सोलर मैन्युफैक्चरर्स को प्रोत्साहन करने के लिए डिफेंस में जो बिजली की यूटिलाइजेशन होती है, कंजम्पशन होती है, उसके लिए 1000 मेगावाट सोलर पावर प्लांट्स लगाएं देश भर में, और वो 1000 मेगावाट के सोलर प्लांट्स 100% इंडिजिनियस होंगे। वो टेंडर का कंडीशन होगा
और सिर्फ भारतीय कंपनी, लोकल डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड कंपनीज ये 1000 मेगावाट टेंडर्स में भाग ले पाएंगी। इसी श्रृंखला में मैं चाहता हूं कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़े। आज जो है उनकी सबकी हालत खराब है, आधे लोग बीमार पड़े हैं क्योंकि उनका कंपेटिटिवनेस नहीं है। उनको कंपेटिटिव बनाने के लिए और उनको दिखे कि आगे आने वाले दिनों में भी सरकार डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगी, इसी के लिए हमने कुछ सरकारी क्षेत्र की पावर कंपनीज को अपने रिन्यूएबल पावर ऑब्लिगेशन, जिसको मैं और सख्त करने जा रहा हूं, उसको फुलफिल करने के लिए 1000 मेगावाट इसी वर्ष में डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड सोलर प्लांट्स और हमारे सरकारी क्षेत्र में लगेंगे। इसी वर्ष उसके टेंडर निकलेंगे और उसमें भी सिर्फ डोमेस्टिक कंपनीज भाग ले पाएंगी। आगे आने वाले दिनों में भी जैसा जैसा उनका परफॉर्मेंस और कैपेसिटी बढ़ेगी, सरकारी कंपनियां जो डोमेस्टिक सोलर सेल्स, मॉड्यूल्स, ग्लास सब बनाते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए, और ये WTO कंप्लायंट स्कीम है जिस पे मैंने पूरा अच्छे तरीके से अध्ययन किया है कि कल कुला को कोई मेरी सहयोगी निर्मला जी को या कल आनंद शर्मा जी को कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं हो। हमने कंप्लायंट स्कीम्स भारत के उद्योगों को, भारत की प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ाने के लिए हमने तय किए हैं। 1000 मेगावाट डिफेंस में और 1000 मेगावाट सरकारी कंपनी तुरंत डिफेंस की तो 5 वर्षों की अवधि में, सरकारी कंपनी 1000 मेगावाट इस वर्ष के अंदर और आगे आने वाले वर्षों में भी इसी गति से या इससे भी तेज गति से हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर से खरीदेंगे। मुझे लगता है ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप देश हित में होगा और मुझे विश्वास है कि सदन मुझे इसमें समर्थन देगा। इसी प्रकार से सर, रिन्यूएबल एनर्जी जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, पर्यावरण के लिए अच्छी है, उसको तेजी से प्रोत्साहन देने के लिए हमने NCEF, नेशनल क्लीन एनर्जी फंड में जो 50 रुपए प्रति टन सेस लगता था, उसको डबल करके 100 रुपए प्रति टन कर दिया है इस बजट में। और हमारी सरकार उस पैसे को वास्तव में प्रोजेक्ट्स तक पहुंचाएगी। अब दुर्भाग्य से स्थिति ऐसी है, कई सम्माननीय सदस्यों ने कहा NCEF से पैसा दीजिए, ये करिए वो करिए। जब मैंने भार संभाला तो शुरू में मुझे किसी ने बताया कि 12-13 हजार करोड़ रुपए NCEF में है, पर जब वास्तव में देखा तो मात्र 500 करोड़ रुपए रिन्यूएबल एनर्जी में खर्च हुआ है, बाकी पैसा फिस्कल डेफिसिट भरने में चला गया। तो गत 3 वर्ष में जो NCEF में पैसा रिन्यूएबल एनर्जी को आना था वो तो गया, हमारे रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र को सिर्फ 500 करोड़ मिला। पर हम उस परिस्थिति को बदलेंगे और ज्यादा पैसा रिन्यूएबल एनर्जी में लगे, इस पे हम और ज्यादा ध्यान देंगे। जो सब्सिडीज जब मैंने बाहर लिया तो 2000 करोड़ ओल्ड और 1000 करोड़ नई, 3000 करोड़ सब्सिडीज पुरानी पेंडिंग मिली मुझे। उसमें से 460 करोड़ हमने ऑलरेडी क्लियर कर दिए, 800 करोड़ अगले 3 महीने में क्लियर करेंगे। कोशिश करूंगा इस वर्ष के आखिरी तक जितनी गत वर्ष तक की सब्सिडीज है उसको क्लियर करने का कुछ साधन जुटाऊं। मुझे बहुत प्रसन्नता है बताते हुए वित्त मंत्री जी ने मेगा सोलर पार्क्स की घोषणा की है। आने वाले दिनों में जल्द ही हम बड़े पैमाने पे सौर ऊर्जा इस देश में बने, उसके लिए 4-5 अलग अलग राज्यों में सोलर एनर्जी पार्क्स अनाउंस करेंगे। कुछ राज्य मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। आंध्र प्रदेश ने सबसे पहले जमीन दी है जिसमें 1000 मेगावाट का सोलर मेगा पार्क आ सकता है। कुछ और राज्यों से बातचीत चल रही है, अगर और कोई राज्य जमीन दे सके तो उसमें हम सौर ऊर्जा और ज्यादा तेजी से लगाएंगे, सपोर्ट करेंगे और आपके राज्य को बिना कोई नुकसान के और ज्यादा अधिक बिजली मिले, उसकी भी हमने एक योजना बनाई है। वैसे मेरे पास हर सदस्य ने जो विषय उठाया है, सदस्य का नाम भी है, जैसे डोमेस्टिक प्रोडक्शन रंगराजन जी ने उठाया था, कानी मोई जी ने उठाया था,
नक्षेपन जी ने बात की थी, पर मैं एक एक सदस्य का भी नाम नहीं लेता हूं। नहीं अभी तो कई पद में आपने ही तो कहा चलो। सदन ने इजाजत दी है तो होगा। मेरे ख्याल से स्ट्रीट लाइट्स, सोलर रूफटॉप्स, इन सब विषयों में भी बहुत संभावना है जिससे देश में सूर्य से उत्पादन होने वाली बिजली बढ़े। हमने कुछ स्कीम ऑलरेडी अनाउंस की है बजट में। दिल्ली को पायलट प्रोजेक्ट लेके हम कोशिश कर रहे हैं कि देश भर में पर्टिकुलरली अर्बन सेंटर्स में कैसे सोलर पावर यूज करके इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बढ़ सके। विंड एनर्जी जो 2 साल से ठप पड़ी थी क्योंकि एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन 2 वर्ष पहले अचानक विड्रॉ कर दिया गया, इस बजट में उसको फिर से रीइंट्रोड्यूस किया गया है और मैं समझता हूं आने वाले दिनों में विंड एनर्जी भी बड़े पर्याप्त और बड़े रूप से इस देश में बिजली का उत्पादन करेगी। एक हमने नेट मीटरिंग पे भी ध्यान दिया है। सम्मान्य सदस्य सीपी नारायणन जी ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। 3 प्रदेशों में नेट मीटरिंग ऑलरेडी चालू है, उसके रूल्स बने हैं। मैं चाहूंगा सभी स्टेट्स नेट मीटरिंग में सूर्य रोशनी जो बिल्डिंग में बनती है उसमें जो सरप्लस है वो ग्रिड में फिर से डाली जाती है और उसका क्रेडिट प्रोड्यूसर को या उस घर के मालिक को मिलता है। तो उसमें इट्स अ विन विन फॉर बोथ, बिजली भी मिलती है प्रदेश को और प्रोड्यूसर को अपने बिजली का बिल कम करने का साधन मिलता है। इसी प्रकार से जो दूर दूर छोटे छोटे इलाके हैं, हैमलेट्स हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, वहाँ पे ऑफ ग्रिड सॉल्यूशंस की भी स्कीम हमारा मंत्रालय बनाने में लगा हुआ है। वीपी सिंह बाडनोर जी ने गार्बेज से उत्पादन की गई बिजली का विषय किया था। कल ही 150 साइंटिस्ट देश भर से और उसमें डॉक्टर चिदम्बरम जो साइंटिफिक एडवाइजर हैं भारत सरकार के, वो भी आए थे। 2 दिन में उन्होंने बैठ के बहुत नए नए प्रयोग के ऊपर रिसर्च डेवलपमेंट हो और हमारी सरकार ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्राथमिकता देने का तय किया है। हम और ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी निर्माण करना चाहते हैं जिससे रिन्यूएबल एनर्जी की एफिशिएंसी और आउटपुट बढ़ सकती है। अनु आगा जी ने भी कहा था कि इंडिया सेंट्रिक रिसर्च होना चाहिए। कब तक हम अमेरिका और यूरोप के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे टेक्नोलॉजी के लिए? और मैं विश्वास दिलाता हूं सदन को कि भारत में अच्छी क्वालिटी का रिसर्च हो, उसके लिए कल मैंने आश्वासन दिया है साइंटिस्ट को कि बिना कोई बजट आपको जो इक्विपमेंट लगे, आपको जो साधन लगे, हमारी सरकार देने के लिए तैयार है। आप भारत में रिसर्च करिए। अभी ज्यादा नहीं है, जल्दी से खत्म करता हूं। CSR के बारे में मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेरे माइंड में एक आज ही बैठे बैठे ध्यान आया, जो राज्य हमें इन समस्याओं को सुलझाने में मदद करेंगे, ऑल दीज सो मेनी फाइल्स एंड बुक्स, उसमें हम CSR का फोकस भी बढ़ाएंगे। तो जहां जहां पे कोयले की खानें जल्दी खुलती हैं, जहां पे आप लैंड एक्वायर करके हमें ट्रांसमिशन लाइन बनाने देते हैं, जहां जहां पे आप TND लॉसेस थेफ्ट को कम करते हैं, मैं समझता हूं हमारे जो उपक्रम हैं उनका CSR का बजट वहां ज्यादा लगे। मुझे वेस्ट बंगाल के मेरे साथी को बताते हुए बड़ी खुशी है कि आज ही मेरे संज्ञान में लाया गया कि 3 वर्ष पहले कलकत्ते में एक कैंसर हॉस्पिटल के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने कुछ कमिटमेंट दिया था, लेकिन 3 वर्ष में उसको पूरा नहीं किया। मैंने आज ही निर्देश दिया है कोल इंडिया लिमिटेड को कि 15 दिन के अंदर जो कमिटमेंट 3 वर्ष पहले किए गए थे वो सब पूरे किए जाएं और कैंसर हॉस्पिटल टाटा का जो कलकत्ते में है उसको ईस्टर्न इंडिया में कैंसर पेशेंट्स की वेलफेयर के लिए और तेजी से काम करने में हमारे उपक्रम। Mr. Minister, please. Mr. Minister, please. Now, please shorten your speech. सर, हाइडल एनर्जी में जो पोटेंशियल है वो वास्तव में इस देश के लिए No, बहुत please. अच्छा है। आपको पता है भाखरा नंगल जो अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय लगाया था,
उसकी want बिजली shorter- आज भी 96 पैसे में मिलती है। क्यों ना पूरे देश में हाइडल एनर्जी का पोटेंशियल और तेजी से Mr. Minister, address the chair. इम्प्लीमेंट किया जाए। मैं सभी राज्यों से दरख्वास्त करूंगा, जैसे सुभानसरी 6000 करोड़ रुपए लग चुके हैं। कुछ शंकाएं असम के मित्रों को है, मैं अगले महीने एक मीटिंग बुला रहा हूं, जो आशंकाएं असम के मित्रों को है उसको पूरी करते हुए मैं समझता हूं इसी क्रम में जितने हाइडल प्रोजेक्ट्स देश भर में फंसे हैं उनको हम जल्द से जल्द कार्यान्वित करें, उसको शुरू करें, उसमें हम लगेंगे। No, please conclude. See, it is more than 1.5 hours, I think. Please conclude. You see, rest of the points, you can write to the members, whoever has raised it, you can write. Yeah. Sir, it is my honest belief that we need to have transformative changes He is not yielding. in the policy on the energy He is not sector. yielding. We- He is not unless yielding, we you do sit down. transformative changes, this situation cannot improve. And I think our government is committed to transformative changes and not incremental changes. We will enforce renewable power obligations sincerely. We will quickly get the new UMPPs into operation. We will quickly bid for more UMPPs so that more generation capacity can be set up. We will make an effort that more and more coal blocks and coal production can be taken up. I believe the Electricity Act 2003, which Shri Atal Bihari Vajpayee ji's government had brought in 2003, was a revolutionary path. But 11 years have passed, and I think it needs a relook. It needs to be more contemporary. It needs to address the challenges of 2014 and beyond. And we shall, in the next session, bring out the changes in tariff policy in electricity regulation, which will prepare India to meet the challenges of the power sector for the next 10 years, 20 years and beyond. And I would seek the support of the entire House not to politicize when those amendments come in, the improvements in the power sector, but to look for the interests of the nation. So, short duration discussion. I must here mention that I am getting tremendous support from several state governments, from several ministers in my government, and we are working in a seamless fashion to address all the issues before the different ministries. Whenever we have a problem, sir, it is flagged off not through paperwork, but through action. And this government of Shri Narendra Modi is actually, instead of focusing only on new laws and new acts, is focusing on action. And what we are doing in this sector, sir, is action. Our entire work, I have few more plans to announce to you, but it looks like there is a paucity of time. But there are issues related to the railways where I need your support. I need your support to sort out issues in Jharkhand and Orissa. If two rail links in Jharkhand and Orissa, which Praful Bhai mentioned, are sorted out, and some land acquisition and forest clearances locally, we can transport nearly 100 million tons every year. Look at the relief it will give to India. If we can sort out forest clearances at state level or the land acquisition at state level quickly, we can quickly transmit power to remote areas in the south, in the northeast. Please give us your support. Please work in partnership with the government. And I can assure you that in a transparent, rule-based and incentivizing good performance, this government will take forward the agenda of 24/7 power to all the homes, to every person in this country. I can assure you, this government and the three ministries are committed to fulfilling the vision of Shri Narendra Modi. Where is the statement? And I will look for Minister your of support in the days to Health come. Minister. Thank you very much, sir. Thank you very much. Why all of you standing up? What is the point?
No. No, it will. घंटा फिर लगेगा। What is the, इतना विस्तार से जवाब दिया, आप कोई आवश्यकता तो है नहीं। okay. No clarification. All of you are standing up, what can I do? What is the point? Karimpuri, what is the, what? I'll call you. I now call Karimpuri. I'll call you. Karimpuri, what is your point? सर मैं No, what is your point? सर मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये क्लैरिफिकेशन चाहता हूं। वो तो अब क्लैरिफाई क्या करेंगे, अभी तो वो लगे हैं सेलिब्रेशन में। मैं क्लैरिफिकेशन ये चाहता हूं कि इन्होंने, हमने जो डिस्कशन में कहा था कि पावर डिपार्टमेंट में एससी, ठीक है। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, सब उनका ध्यान तो दिलाओ। No, please. No, what is this happening? No, Ramakrishna. Hey, you don't know. You are turning your back towards the chair and standing. What is this happening? I am sorry. No, please. No, Mr. Minister is asking a clarification. Please listen to that. No, please. Will you clarify anything, sir? No, please. Okay. Just put your question. There is no time. Yes. Just ask a question. यस सर, मैं ये जानना चाहता हूं, मैंने कल मिनिस्टर साहब से क्लैरिफिकेशन चाहा था कि जो पावर डिपार्टमेंट में एससी, एसटी, ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन बहुत बड़े पैमाने पर बैकलॉग पड़ा, उस पे मंत्री जी क्या निर्णय लेंगे उस बैकलॉग को कंप्लीट करने के लिए? और दूसरा, No, बस one question. श्री भट्टाचार्य, इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, एक टीवी चैनल पे स्टोरी चली थी कि कोयले की कमी के कारण एनटीपीसी के 6 जो प्लांट हैं वो बंद हो जाएंगे। Okay, बस उसके बारे में, और जो एससी, एसटी, ओबीसी का बैकलॉग है उसके बारे में श्री भट्टाचार्य, put your question. Today in the media, I have seen the Prime Minister visited J&K. That is very good. But I was also told that the 2 power plants, Kargil and Leh, which are at present operational, how last 2.5 years, it will be open again. How long a old plant, operational action is going on, will be inaugurated several times. Okay, thank you. I would like Das. to know from the Mr. Das. No. Together. Mr. Das, please. Yes. Deputy Chairman, sir, the Honorable Minister, during his reply, has repeatedly sought the support of the state. He has also mentioned the name of the Chief Minister of Odisha and has also complimented him. Sir, now I want to specifically know from the Honorable Minister, Odisha is having 25% of the... No, put the question. Sir, question is like this. The 25% of the coal deposit, is the government of India going to provide free thermal power, at least 30% as in case of hydropowers to the state of Odisha? Okay. Because, sir, all pollution the state is bearing. The land acquisition state is suffering. So, okay. The railway You made your question. Sri Saxena. Second, sir. Second, one more thing. They are importing coal from outside. Sir, NTPC has the peat head. Okay. Peat head plant at Talcher and Konya. Now, the government of India has invited a bid for supply of coal to NTPC. Okay. Talcher Mr. Saxena. and Konya. All right. Mr. Saxena, please. Mr. Saxena, please. सर जल्दी पूछो. I'll come back. जल्दी पूछ लेते हैं। जल्दी पूछो। मेरा भी वही सवाल है कि ओबीसी, एसटी, एसडी और माइनॉरिटी का जो बैकलॉग है उसको कब तक भरा जाएगा? काहे कि आपका हर जो विभाग है उसमें हर जगह पर बैकलॉग है, 27% अब फुलफिल नहीं कर रहा है कोई भी। उसमें देखिए, और हम मुजफ्फरपुर के बारे में बोले थे कि पर्यावरण के संबंध में, जहां पर पर्यावरण के कारण बहुत सारे अति हो रहे हैं, लीची का बर्बादी हो रहा है, उस पर भी कोई शब्द नहीं बोला गया। और जो वहां के बहुत सारे मछुआ का जो समस्या हो गया उसके कारण से, उस पर भी नहीं बोला गया। इस पर जरा क्लियरिफिकेशन कीजिए ताकि उन लोगों को भी संतुष्टि हो सके कि आप द्वारा काम धन्यवाद। सुखेंद्र रॉय।
very recent, the NTPC authorities, they pressed a panic button that the NTPC plants have only coal stock of 2-3 hours. Please allow him. Now, If you please, don't please. have the patience, I did not say since morning. I was listening, everybody. No, please continue. So the NTPC authorities sent a letter to the government stating, as it is reported in the press, that they don't have coal stock for even for 2-3 hours. And subsequently, the Coal India authorities clarified that whatever the requirement of the NTPC plants was, they have supplied, and all NTPC plants have 100% coal stock. Then why NTPC pressed this panic button? Okay, then Srimati Vijaya. Answer from the Power Minister for Tamil Nadu. We wanted to know that what the 10% unallocated share, the 15% from the Neyveli Lignite Corporation as well as from Kudangulam, will it be allocated to Tamil Nadu? Will we get, will the central government allocate the 15 additional Sri Subramani. power which is unallocated Sri to Subramani the Reddy. necessity of Tamil Nadu? Subramani Reddy, yes. Sir, I congratulate Mr. Piyush Goyal. No, put the question, no time for that. No, before question, I want to hit him up. Very dynamic person. Now, one important question I am putting. If you can't reply, please send afterwards in writing. Most important is, sir, PPA when it's given, coal linkage committee says you must have PPA, then only power plant will get coal linkage. Today, you know it, you already gave reply that state government subject, they're not doing, not calling the biddings. If they won't call bidding, then PPA doesn't come, coal linkage committee, Coal India doesn't supply, how the project will come? Therefore, this has to be solved. Previously, nobody could resolve it. Now it is your chance to get and become a heroic personality. So you please go through and then give me Sri Atwale. जरा प्रश्न पूछिए। हाँ तो सर, अपने महाराष्ट्र में एक न्यूक्लियर पावर है, मतलब रत्नागिरी जिले में जैतापुर का प्रोजेक्ट है, तो वहाँ मतलब लोगों का काफ़ी विरोध हो रहा है और अमेरिका ने और दूसरे देशों ने भी मतलब न्यूक्लियर पावर से बहुत लोगों की डेथ होती है, इसीलिए मतलब प्रोजेक्ट बंद कर दिए है। इसीलिए मंत्री महोदय हमारे महाराष्ट्र के हैं, तो उनको मेरा निवेदन ये है कि पावर की आवश्यकता है, मतलब पावर की आवश्यकता है। अभी आपको पावर तो मिली है अभी, तो इस पावर को बढ़ाने के लिए भी अपने को काम करना है, लेकिन लोगों की डेथ ना हो इसके लिए जैतापुर का प्रोजेक्ट जो मंजूरी मिली है उसको स्टॉप करने की आवश्यकता है। और कोयला हो या पानी के माध्यम से हो या दूसरा सोलर के माध्यम से पावर की निर्मित हो, उसके लिए ज़्यादा बढ़ोतरी आपने देने की आवश्यकता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा विचार वो जैतापुर का प्रोजेक्ट बंद करना चाहिए। सर, मैं ये मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान में बहुत संभावनाएं हैं और इन्होंने अभी सदन को अवगत कराया कि हम कुछ स्टेट्स में सौर ऊर्जा पार्क बनाने जा रहे हैं। राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है, वो बहुत क्षेत्रफल में बहुत फैला हुआ है। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आपका इस पार्क में राजस्थान को शामिल करने का प्रस्ताव है या नहीं है। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने एक ये बात रखी थी सदन में कि गुजरात की बात बहुत की जा रही है, मंत्री जी भी बहुत खुश हैं गुजरात से, हम भी खुश हैं, लेकिन गुजरात के अंदर 2007 और 2009 में वाइब्रेंट जो समिट हुआ उसके अंदर 4,53,000 करोड़ के एनर्जी सेक्टर में जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो एग्रीमेंट हुए। ओके। उसमें 1.5% खर्च हुआ है, सिर्फ 1.5%। और जितने एमओयू हुए उसमें सिर्फ 3 ही ऑपरेशनल हैं। तो मध्य गुजरात की इतनी बात कही जा रही है, तो इतना पैसा का एमओयू हुआ तो कहाँ क्यों नहीं पूरा हुआ, ये मैं जानना चाहता हूँ। ओके, सर मोहम्मद शाफी। मोहम्मद शाफी। No, I have called him. हाँ, मैं आपकी वसातत से ऑनरेबल पावर मिनिस्टर से ये जानना चाहूँगा कि रियासत जम्मू कश्मीर का एक मामला पावर के हवाले से मरकज़ी हुकूमत के पास पड़ा हुआ है। बूट स्कीम के तहत सलाल पावर प्रोजेक्ट
जो NHPC चला रहा है उसने उनको बिल्ड किया, चलाया और उसने जो अपनी सारी रकम है वो वसूल भी कर ली। अब उसको ट्रांसफ़र किया जाना है स्टेट गवर्नमेंट को। मामला कई साल से लटका हुआ है। मैं ये जानना चाहूँगा क्या ये इस पर गौर करते हुए इस पावर प्रोजेक्ट को वो स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करेंगे कि नहीं करेंगे। श्री स्वामी जी, एक और सवाल इसी हवाले से हो गया। यहाँ पर गुज़िश्ता 3 साल पहले 2010 के एजिटेशन के बाद एक कमेटी बनी, रंगाराजन कमेटी। उसने रियासत की माली सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए कई और सिफारिशात की। एक सिफारिश ये भी की थी कि रियासत जम्मू कश्मीर में जो पावर प्रोजेक्ट्स बने हैं जिनको NHPC चलाती है, जैसे उड़ी 1 है, डुल हस्ती है, इन पावर प्रोजेक्ट्स को स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करना चाहिए। ओके। अभी तक वो सिफारिशात पे अमल आवरी नहीं हुई। मैं ये ऑनरेबल मिनिस्टर से जानना चाहूँगा कि अगर एक हाई पावर्ड कमेटी ने ये सिफारिशात की है, क्या उन पावर प्रोजेक्ट्स को वो ट्रांसफ़र करेंगे रियासत जम्मू कश्मीर की सरकार को कि नहीं करेंगे? क्योंकि एक बड़ी नाइंसाफ़ी मानी जा रही है रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम में कि हमारे पानी की दौलत से पावर तो बन रहा है लेकिन हमें सिर्फ 12% पावर जो है वो रॉयल्टी के तौर पे मिलता है। बाकी पावर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और उसका कोई फायदा जो रियासत को नहीं मिलता है। इस इस्तेसाल को खत्म करना बस जरूरी। बस put your questions. Thank you very much, Doctor. I was greatly inspired and for the manner in which our young minister was answering our Then don't questions. trouble him with questions. No, for very... Then don't trouble him with Otherwise, questions. I am talking of something which nobody must have thought of. He is using non-replenishable resources. They are not replenishable. You are digging up the earth, emptying it, and whatever alternative, that will be over by very soon. Coal, for energy, you are... Put your question. I am telling that, sir. And therefore, I wanted to know, does the ministry know, have they known, calculated, what are the resources that they have now for the increasing demand for power? For how many years? For 1 minute, sir. Alternatively, whatever he is suggesting about renewable energy, 1,000 megawatt, just like peanuts, compared to the rate at which you are using the non-replenishable resources. Okay. And now, please. No, that's I thought that must be given due attention. Yes. Otherwise, we will be recorded in history as thieves. Okay. Now, please. सभापति महोदय, मैं सामान्य मंत्री जी से ये निवेदन करना चाहूंगा और पूछना चाह रहा हूं रामनारायण कि राजस्थान के अंदर सूर्य और पवन ऊर्जा सबसे ज्यादा है और उस हिसाब से क्या राजस्थान को आप सौर ऊर्जा में और पवन विंड पावर के अंदर आप कोई हब के रूप में बनाना चाहते हैं? वहाँ जमीन की प्रचुरता है और किसी प्रकार का जो भी एक इन दोनों के लिए जरूरत पड़ती है वो सारे के सारे राजस्थान के अंदर उपलब्ध है। क्या सरकार ये विचार रखती है? Okay, thank you. Now, Minister, if you like, you can reply, or you can write also. It is up to you. Sir, the members should go back satisfied. Satisfied. I have many more things I wanted to say, unfortunately. But only now you only reply to these members. I Don't thought say there would be anything more more. patience for Don't their say anything constituents more. back home, but unfortunate. Only reply So to first this. of all, I have categorically stated in this August House about the 6 plants of Uttar Pradesh. I have the letter which the press did not, I think, understand, and another colleague here mentioned about this controversy between NTPC and Coal India, which I thought I'd addressed in my speech, but I'll have to reiterate it. The story is as follows. NTPC requires a certain amount of coal, and it has a certain annual contracted quantity that it will get of coal every year. In this year also,
Coal India has supplied adequate quantity as per the requirement. So if you see Singrauli, they have already dispatched 104% of the coal required from 1st July to 15th July. In Rihang, 102%. In Vidyachal, 100%. In Sipat, 85%. In Ramakundam, 110%. I just gave the statistic. In Simadri, 112%. Now, these 6 NTPC plants, which were amongst that list of critical stock less than 4 days, because of the hydel problem, hydel energy fell down, delayed monsoon. I think we all are aware of that. Would you have preferred that NTPC keep the stock in their godown, not produce extra power, and let the people suffer because hydel power has come down due to natural reasons? Instead of that, I told my officers, produce more electricity, let the people not suffer. Therefore, the coal generation, sir, in June is 20% more than the corresponding period last year. And that is how we have been able to satisfy the people's need. So there was no contradiction, but it needed a little understanding to understand this. I thought I had explained in the House. Anybody wants, there is an internal correspondence of the Coal India to the NTPC, which describes what is the materialization. Materialization means the amount received against the contracted quantity. Now, if that quantity has come down, it's because of higher generation. So NTPC is right when they say we have shortage, because they want more. ये दिल मांगे more. परंतु वो आया है उनके पास और उन्होंने उसको इस्तेमाल किया. So similarly, sir, those 23 plants which have a lower stock, we are addressing that issue, Sukhendra ji, and we are trying to ensure that nobody has a shortage. But in a country where 20% growth, which is unprecedented. No, let him Second, sir, Honorable Mr. Bhattacharya. What is your problem? Please. ये खत्म कर ले, इसके बाद जॉइन करिए. Then let him finish. अभी तो जवाब दे रहा हूँ ना भाई, जवाब दे रहा हूँ. Honorable member Mr. Bhattacharya raised an issue about the Honorable Prime Minister dedicating to the nation 2 hydel plants. His party has been in government for many years. He's a very, very senior member. I respect him and his age. But I'm sure he's aware that the process of dedicating a project to the nation is different from commissioning. The projects have certainly been commissioned, but they are not yet dedicated to the nation. The program for which the Honorable Prime Minister is going is to dedicate these plants to the nation, which is the due process of completing any project. Sir, there was a talk about 30% power to Orissa, which Honorable Kalpataru Dasji raised. There is the Gadgil formula. I have already mentioned that. If all the House, the Lok Sabha and Rajya Sabha MPs agree, and all states agree not to fight, I am happy to reopen the Gadgil formula. Sir, Mr. Sani raised the very important issue of Muzaffarpur. I thought I had addressed it first when I started. Sir, that plant was set up in '84, which is more than 25 years old. And therefore, it is having continuous problem of inefficiency and polluting the environment in your beautiful state. Therefore, we came out with this policy. It can now be replaced by a supercritical thermal plant, most modern technology which is environmentally friendly. We will help to do that, and I will instruct NTPC to take up that project on high priority. If it is NTPC, I don't know if it is NTPC or your state government. Sir, the Vigilaji raised the issue of unallocated power in from Neyveli and Kudakulam. Sir, unallocated power is given to states where the problem of deficiency is high, and Tamil Nadu, I am happy to tell you, madam, is amongst the better performing states today. You are actually not a power deficient state, and therefore that unallocated power has to be given to the states which are more in need of it. I hope you will never need unallocated power, but I must still mention that from the southern grid, whatever is the unallocated power, more than 25% of that still comes to your state, and Tamil Nadu has the highest share of unallocated power, even as I speak here today. Sir, an issue was raised by Mr. Reddy
about the PPAs and FSAs. Again, it's the first subject I addressed today. That's the chicken and egg problem I inherited. So if you have a PPA, you are not there in the house, sir. If there's a PPA, you're not allowed to do, you're not allowed to sign a PPA if you don't have FSA, and they won't give you FSA if you don't have PPA. So obviously, if I raised it, I know that I'm going to solve it. I'm not a person who shies away from problems, sir. But I had mentioned this is a legacy that you left for me. But I assure you, I will resolve it, sir. Sir, Honorable Mr. Athavale spoke about the nuclear projects, particularly Jetapur. While nuclear does not come under my ministry, but I am part of the government, and I must mention, the government is seized of all the persons' concerns about nuclear energy. We are not rushing into any decision for or against. As I mentioned earlier, we have an open mind, and with an open mind, considering all the concerns of the people of India, all honorable MPs and the state governments, final decisions will be taken at the appropriate time. Budhania ji raised the issue about solar power. I am extremely happy to report that I have already been in dialogue with your government, sir, and I have requested them to identify land so that you could be included. Your state could be included in the first lot of solar mega projects, and the response has been very positive. I am quite confident we will resolve that matter. Sir, you also raised about the Gujarat Vibrant Summits. I'm an investment banker before I lost my job and I came over here, sir. For your kind information, sir, that period 2000 to 2009 was a period of great enthusiasm. The world was looking to India. But the actions of India in the subsequent years have caused this distress where nobody in the world wanted to come in the last 5 years and invest in India. So I think it's a matter which you will have to reflect on. You will have to find out why people didn't come despite such an enabling environment in Gujarat. However, I can assure you, the mood has changed. The world is now looking towards India. Investors are flocking to India, and you will see a lot of investment in the months and years to come, sir. Sir, there was a question by Mohammad Shafi Sahab about the NHPC projects. आपकी जानकारी के लिए सर, प्रोजेक्ट में सिर्फ कितना पैसे का बिजली बेची और कितना पैसा लगा वो दो मापदंड नहीं होते हैं. प्रोजेक्ट चलाने के लिए ब्याज लगता है, प्रोजेक्ट चलाने के लिए ऑपरेशन मेंटेनेंस कॉस्ट लगती है. प्रोजेक्ट जब कोई लगता है तो उसके सभी खर्चे हुए लेते हुए उसकी बिजली का छोटा रिटर्न के साथ रेवेन्यू मिलता है जब बेचा जाता है. आपके राज्य में सर 60% से अधिक ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस और चोरी है. ये सभी प्लांट्स लॉस में चल रहे हैं क्योंकि जो बिजली का उत्पादन करते हैं उसका भुगतान, उसका कलेक्शन कम है. मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि पहले टीएनडी लॉसेज और चोरी रोकने में आप मदद करें, उस पर ध्यान दें. और जहां तक रही बात प्रोजेक्ट ट्रांसफर करने की, ये प्रोजेक्ट्स एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस कंपनी के हैं. एनएचपीसी कोई सरकारी कंपनी इस प्रकार की नहीं है कि उठा के आपको ट्रांसफर कर सके. इस कंपनी से अगर राज्य सरकार खरीदना चाहे तो हमारा खुला माइंड है. अभी तक राज्य सरकार की तरफ से हमारे पास clarification for clarification. Sit down. Okay, sit down. Transfer these projects Over, to the I state think. government. I think you replied to everybody. जब भी कोई प्रोजेक्ट आएगा हो गया. तो उस पर हम गंभीरता से विचार करेंगे. Okay. मिस्टर आ रहा हूँ भैया, आ रहा हूँ. वो इसलिए आखिरी रखा है कि उसके बाद बाकी सवाल का जवाब देने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे भरोसा नहीं. स्वामी जी ने विषय उठाया कि कोयला डिप्लीट हो रहा है, कम हो रहा है. हमें पूरी तरीके से इसके बारे में चिंता है. इसीलिए श्री नरेंद्र मोदी जी के आप भाषण सुने तो उन्होंने हम सबको सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइडल, बायोगैस, जो भी रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म्स हैं उस पर ज़्यादा ध्यान आकर्षित किया है. हमारी सरकार इस विषय में तेजी से कदम उठा रही है. जो मैंने 2000 मेगावाट की चर्चा की, ये तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट देने की बात की, स्वदेशी. लेकिन सौर ऊर्जा इस देश में बड़े भारी पैमाने पे लगे, उसके लिए हम और बहुत कदम उठा रहे हैं. वी आर गोइंग टू ऑफर यू अ बैग फुल ऑफ पीनट्स, नॉट जस्ट वन पीनट, सर. एंड फाइनली, Okay.
फाइनली मिस्टर राम नारायण ने भी सौर्य ऊर्जा की बात की। हम सौर्य और पवन राजस्थान में तेजी से उत्पादन करेंगे। जहां तक SC, ST और OBC के बैकलॉग का सवाल है, इसकी पूरी जानकारी मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन जो भी अगर बैकलॉग है उसको मैं गंभीरता से देखूंगा, उसमें क्या कदम उठाने पड़ेंगे उसको करूंगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार उनके साथ अच्छी तरीके से उनके उत्थान के लिए पूरी तरीके से काम करेगी। धन्यवाद।